वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैजिकल लेक्चर्स ऑफ एमजे स्टार सर। बच्चों आज जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लास्ट लेक्चर पर हम पहुंच गए बच्चों। चैप्टर चल रहा था बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के लास्ट लेक्चर पर जो है बच्चों हम पहुंच गए। मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो समझने वाला पोर्शन कम है, मेमोराइज करने वाला पोर्शन ज्यादा बच्चों। आज जो है बच्चों हम अल्कोहल के बारे में बात करना चाहते हैं, स्मोकिंग के बारे में बात करना चाहते हैं यानी टोबैको, और बच्चों हम ड्रग्स को लेकर डिस्कस करना चाहते हैं और एडोलेसेंस को लेकर। दैट्स इट। मुझे जहां तक याद आ रहा है बच्चों, आपके माइनर टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। बैक पोर्शन में बच्चों हम कोई भी पोर्शन यहां इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से दोहराता हूं, परेशान होना ही नहीं है। बैक पोर्शन में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बच्चों। आपका जो माइनर टेस्ट आने वाला है उसका सिलेबस बच्चों मेरी तरफ से जो 45 क्वेश्चंस रहेंगे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट। दैट्स इट। बेटा जूलॉजी के कुछ चैप्टर्स बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपको पता है बच्चों नीट 2025 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिलाकर 6 से 7 सवाल पूछे गए बच्चों। यहाँ तो एक एक सवाल में जो है काया पलट जाती है। 6 से 7 सवाल, आप खुद सोचिए। नीट 2025 में बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 6 से 7 सवाल पूछे गए। तो पूरी जूलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर तो हम अगली क्लास में शुरू करेंगे बच्चों। पर उसके बाद अगर देखा जाए ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। तो इसलिए आपके माइनर टेस्ट का जो सिलेबस है, ताकि इस चैप्टर के साथ हम जस्टिस कर सकें टेस्ट के अंदर, तो माइनर टेस्ट का सिलेबस जो है सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट। दैट्स इट। तो तौसीफ आप वही चीज पूछ रहे हैं कि टेस्ट में क्या आ रहा है, तो मैंने क्लियर कर दिया बच्चों। एक बार फिर से दोहराता हूं, टेस्ट के सिलेबस को लेकर अब कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, कोई बच्चा परेशान नहीं होगा। फिर दोहराता हूं, माइनर टेस्ट जो आपका आने वाला है उसमें बच्चों जूलॉजी के अंदर 45 क्वेश्चंस में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज कंप्लीट। दैट्स इट। और बच्चों मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, जैसे कि मयंक लिख रहा है कि सर नोट्स दिख नहीं रहे, तो बेटा मैं आपको पिछली क्लास में बोलकर भी गया था कि पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम पर भी शेयर किया है। मैंने आपसे कहा भी था कि कम से कम आज की क्लास के लिए आप जो है बच्चों इसकी जीरोक्स भी निकाल लेंगे, और बच्चे लिख भी रहे हैं कि उन्होंने जीरोक्स निकलवा ली है। तो एक्सक्यूज पर जो है हमें काम नहीं करना बच्चों, हमें सिलेक्शन पर काम करना है, मेहनत पर काम करना है। दैट्स इट। मैं आपको पिछली क्लास में बताकर गया था कि कम से कम आज वाले इस लेक्चर की जो है जीरोक्स आपके पास पहले से होनी चाहिए बच्चों। और फिर दोहराता हूं, आज की क्लास ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की लास्ट क्लास, पर बेहद इंपॉर्टेंट क्लास। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास है वो मेन एग्जाम का एक क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों। दैट्स इट। आज की जो क्लास है बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की लास्ट क्लास है, और आज की क्लास से मेन एग्जाम में क्वेश्चन होना चाहिए। बेटा मुझे आपको समझाना बहुत कम है, आज की जो क्लास है वो वैसे पूरी फैक्चुअल है, उसमें जो है बस ये पहला जो पैराग्राफ है ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि आप आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास के लिए तैयार हो चुके हैं, कि आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए बच्चों, फिर नॉन स्टॉप जो है हम आज की क्लास को कंटिन्यू करना चाहेंगे। और समझना कम है, याद ज्यादा करना है। और बेटा इस टॉपिक में मैंने जो बातें लिखी हैं 100% एनसीईआरटी कवर है बच्चों, इसके अंदर 100% एनसीईआरटी कवर है। बच्चे लिख रहे हैं कि उन्होंने नोट्स की जो है पीडीएफ निकाल ली है। तो चलिए बच्चों हम टॉपिक शुरू करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का लास्ट लेक्चर। बच्चों मैं हर दिन आपको वहीं से रिवाइज करवाता हूं, आज वो रिवाइज नहीं करवा रहा हूं। हम सीधे टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। अब समझिएगा बच्चों, आज हमें जो है एल्कोहल के बारे में पढ़ना है। पढ़ने से मेरा मतलब बच्चों बस मुझे आपको बताना है, आपको सुनना है, फिर बैठकर आपको उसको रिवाइज करना है। सुनिए बच्चों, हम एल्कोहल के बारे में बात करेंगे, हम टोबैको के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में हम ड्रग्स और एडोलेसेंस के बारे में बात करेंगे। अब कमेंट सेक्शन से दूर हो जाइए, आज की क्लास को अब आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों ना। सुनिए, पर मैं ये टॉपिक शुरू करूं उससे पहले एनसीईआरटी ने जो है एक पैराग्राफ लिखा बच्चों,
मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा एनसीईआरटी ने जो है एक पैराग्राफ लिखा है, एनसीईआरटी ने जो बच्चों एक पैराग्राफ लिखा है, क्या लिखा है, एक पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में दो शब्द बच्चों, एक एडिक्शन है और एक डिपेंडेंस है। एमजे सर की क्लास में है तो समझना लाजमी है बच्चों, बाकी रटने वाला ऑप्शन हमेशा है। अब आप ध्यान सुनिए बच्चों, एनसीईआरटी ने दो शब्द लिखे हैं बच्चों, एक लिखा है एडिक्शन, बेटा एक शब्द जो है वो एडिक्शन लिखा है और एक शब्द जो है प्यारे बच्चों वो डिपेंडेंस लिखा है। नीट लेवल पर दोनों शब्द को बच्चों इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है। आज की क्लास में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। नीट लेवल पर एडिक्शन और डिपेंडेंस शब्द जो है वो इंटरचेंजेबली यूज हो जाता है, पर दोनों में डिफरेंस है बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन्ड है एडिक्शन का मतलब है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, जबकि डिपेंडेंस का मतलब है फिजिकल अटैचमेंट। तो बेटा यहां जो मैंने ये फ्लो चार्ट सा बनाया है, ये जो मैंने लाइन डायग्राम सा बनाया है, ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ को मैंने यहां पर समेटा है। अगर मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, आज की क्लास में यही पैराग्राफ मुझे आपको समझाना है सही मायने में। उसके बाद तो बच्चों अल्कोहल, टोबैको और ड्रग्स एडोलेसेंस को हम जल्दी से कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, मेरे साथ जुड़ जाइए बच्चों। अब ध्यान से सुनिए, टॉपिक है बच्चों हमारा ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। पहले तो एक चीज समझिए बच्चों, एब्यूज शब्द का मतलब क्या होता है। इसमें एक शब्द छुपा बच्चों यूज, किसी चीज का उपयोग करना। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बच्चों, बाकी रटने का ऑप्शन तो है ना आपके पास। अब ध्यान सुनिए, फिर से आपका स्वागत करता हूं इन द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ एमजे स्टार सर। अब नॉन स्टॉप चलेगा, बस आप सुनते जाइएगा। सुनिए बच्चों, एनसीईआरटी का हेडिंग है ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। पहले एब्यूज वर्ड को समझिए बच्चों, इसमें एक शब्द छुपा हुआ है यूज, और किसी को यूज करने का क्या मतलब है, उसको उपयोग करना। तो बेटा एब्यूज का मतलब होता है किसी के उपयोग को जो है मिसयूज करना। बेटा एब्यूज का मतलब होता है मिसयूज, यूज का मतलब होता है उपयोग करना, तो मिसयूज हो जाता है। एब्यूज का मतलब है उसका दुरुपयोग करना। यानी बेटा एक चीज समझिए, इस हेडिंग से आपको ये समझ में आना चाहिए कि ड्रग्स और अल्कोहल का जो है हम एब्यूज कर रहे हैं, हम मिसयूज कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि ड्रग्स और अल्कोहल का बच्चों यूज भी तो होता है। मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, टॉपिक का हेडिंग समझिए। आज हम पढ़ना चाह रहे हैं प्यारे बच्चों ड्रग एंड अल्कोहल एब्यूज। एब्यूज का मतलब है किसी का मिसयूज। इसका मतलब बच्चों, अरे मिसयूज उसी का होता है जिसका कोई यूज भी तो होता है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूं बच्चों कि ड्रग्स और अल्कोहल का यूज भी होता है, पर अगर हम उसका मिसयूज करते हैं वो कहलाता है बच्चों एब्यूज। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे बेटा अल्कोहल जो है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे अल्कोहल जो है बच्चों, उसका मेडिकल यूज भी तो है। जैसे आपको पता है जो कफ सिरप आती है ना बच्चों, कफ सिरप, जिनसे हम जो है अपनी कफ को सप्रेस करते हैं, खांसी को सप्रेस करते हैं, कफ सिरप में बच्चों अल्कोहल का यूज किया जाता है। जैसे कोरोना की दुनिया में हमने देखा था बच्चों, हम सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे, तो सैनिटाइजर जो है बिना अल्कोहल के थोड़ा ना बन रहे हैं। तो आपने देखा बच्चों अल्कोहल का यूज भी तो है। मैं आपको टॉपिक समझा रहा हूं बच्चों, मेहनत को समझिए। अरे किसी का यूज होगा तभी तो उसका मिसयूज होगा ना। तो आज की क्लास में वैसे हम ड्रग और अल्कोहल के मिसयूज पर चर्चा करेंगे, पर पहले मैं आपको उसका थोड़ा यूज समझा रहा हूं बच्चों। जैसे कि अल्कोहल का जो है यूज होता है, मैंने आपको समझा दिया। उसी तरह से बच्चों ड्रग्स के भी यूज होते हैं। पहले तो एक चीज समझिए, ड्रग दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट ड्रग्स, एक होते हैं हार्ड ड्रग्स। जैसे आपको पता है बच्चों, सॉफ्ट ड्रिंक है और हार्ड ड्रिंक है। जो हमारी जो अल्कोहलिक कंटेंट है बच्चों, उनको हम हार्ड ड्रिंक्स कहते हैं। जैसे आपको मैं समझाऊं बच्चों, जो मार्केट में दवाइयाँ आती है, जैसे कि पैरासीटामोल है, रटने वाला लेक्चर है फिर भी मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों। जैसे पैरासीटामोल है, ये जो दवाइयाँ आती है ना बच्चों, इनको भी तो ड्रग्स कहा जाता है ना, पर बेटा इनको हम एब्यूज नहीं कर रहे हैं। तो आज की क्लास में जब मैं ड्रग्स कह रहा हूं, इसका मतलब हम हार्ड ड्रग्स की बात कर रहे हैं बच्चों। हम जो है चरस, अफीम, कैनाबिनॉइड्स, मॉर्फिन, हेरोइन, गांजा, उनको लेकर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। अब एक चीज समझिए बच्चों, ये जो ड्रग्स हैं इनके भी यूज तो होते हैं ना बच्चों, इनका यूज होगा तभी तो मिस यूज होगा। जिसमें आपको समझाता हूं बच्चों, एक ड्रग है मॉर्फिन, आम भाषा में बच्चों उसको अफीम कहा जाता है। जैसे एक ड्रग है बच्चों मॉर्फिन, मॉर्फिन का बच्चों मेडिकल यूज भी है, बहुत शानदार। मॉर्फिन जो बच्चों बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग पेन किलर है। बेटा समझिए, जो बुखार उतारता है उसे एंटीपायरेटिक कहते हैं, जो दर्द निवारक होता है उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। बेटा मॉर्फिन पहली बात तो एक ड्रग है, अगर आप उसका मिसयूज करोगे तो वो तो हम डिस्कस करेंगे सही बच्चों, पर मॉर्फिन जो है बेटा, इसका मेडिकल एडवांटेज भी तो है, बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है बच्चों। ये जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है। जिसमें आपको समझा बच्चों, सर्जरी करते समय दर्द थोड़ा ना होता बच्चों, क्योंकि सर्जरी करते समय एनेस्थीसिया का यूज करते हैं।
तो एनेस्थीसिया करने के बाद जो है फिर काट पीट कर लीजिए, कोई दर्द नहीं होगा, क्योंकि आपने न्यूरॉन्स को जो है समझे एनेस्थीसिक केमिकल्स की मदद से आपने उसमें हाइपरपोलेशन कर दिया है, तो ब्रेन तक कोई सिग्नल जाएगा नहीं, दर्द का एहसास नहीं होगा। पर समझिए बच्चों, सर्जरी के बाद अगर हम बात करें, यानी पोस्ट सर्जरी, आपको टॉपिक समझा रहा हूं बच्चों, सर्जरी के बाद जब हमारी बॉडी से वो जो एनेस्थीसिया जो हमने यूज किया था वो वॉश आउट हो जाएगा, उसके बाद भयंकर दर्द होगा। तो उस समय जो बच्चों मॉर्फिन का इस्तेमाल होता है, तो मैं आपको ये समझा रहा हूं, मॉर्फिन एक ड्रग है ना बच्चों, पर वो पेन किलर के तौर पर भी यूज होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे आपको मैं समझाऊं बच्चों, जैसे इंडियन आर्मी की हम बात करें या किसी भी देश की आर्मी की बात करें, मान लेते हैं जवान जो बच्चों जंग के मैदान में लड़ रहे हैं, अब समझिए मान लेते हैं लड़ते समय गोली लग गई, अब भयंकर दर्द हो रहा है, उस समय हॉस्पिटल तो जा नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, मॉर्फिन के इंजेक्शन लगाते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि चाहे वो एल्कोहल हो चाहे वो ड्रग्स हो, इनके बच्चों यूज भी तो हैं, पर आज हम पढ़ना चाहते हैं इनके मिसयूज के बारे में। क्या पढ़ना चाहते हैं बच्चों, मिसयूज के बारे में। तो ये आपको टॉपिक का हेडिंग समझ में आ रहा है बच्चों, यानी ड्रग्स और अल्कोहल का मेडिकल यूज भी है। जैसे मैं आपको एक और चीज समझाऊं, जैसे कि बेटा एक ड्रग आता है एट्रोपा बेलाडोना, आज हम डिस्कस करेंगे। एट्रोपा बेलाडोना बेटा एक ड्रग है, पर इसका मेडिकल यूज भी तो है। जैसे हमारी जो आई ड्रॉप्स आती हैं उनको बनाने में ये ड्रग यूज होता है। जैसे आपने शायद सुना हो, मार्केट में एक आई ड्रॉप आती है बच्चों एट्रोपिन नाम की, तो एट्रोपिन जो है वो आई ड्रॉप है, कहीं ना कहीं हमारे काम आ रही है, और उसको बनाने में बच्चों जो है एट्रोपा बेलाडोना का यूज होता है। यानी मैं आपको अभी हेडिंग समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, समझिए इस चीज को कि ड्रग हो चाहे अल्कोहल हो बच्चों, इनका यूज भी है, पर अगर इनका मिसयूज किया जाएगा तो उसी को एब्यूज कहा जाता है। और आज हम उसी पर जो है चर्चा करना चाहते हैं। अब एनसीईआरटी जो है इनके बारे में क्या बात लिखती है वो पूरा पैराग्राफ मैं आपको समझाता हूं, समझिएगा। बेटा ये जो ड्रग्स होते हैं ना, एनसीईआरटी का पैराग्राफ सुनिए, ये जो ड्रग्स होते हैं ना बच्चों, ये जो अल्कोहल होता है या फिर जो तंबाकू है, बेटा समझिए टोबैको जो होता है उस पर भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। ध्यान समझिएगा बच्चों, चाहे ड्रग्स हो चाहे अल्कोहल हो चाहे तंबाकू बच्चों, इनके अंदर जो है लत लगा देने वाली जो है बेटा, इनके अंदर लत लगा देने वाली जो प्रकृति होती है वो इनके अंदर अंतर्निहित होती है, छुपी होती है। एक एक वर्ड एनसीईआरटी बच्चों, एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी क्या कहती है, जो ड्रग है, जो अल्कोहल है, या मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं बच्चों, जो तंबाकू है, इनके अंदर जो है इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर होता है बच्चों। ये एनसीईआरटी का वर्ड है, इसका मतलब ये हुआ ड्रग, अल्कोहल और तंबाकू। और आज का लेक्चर आपके लिए तो बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको गंभीरता से सुनिए। वापस से बोल रहा हूं बच्चों, जो ड्रग है, अल्कोहल है, तंबाकू है, ये ऐसी चीजें हैं बच्चों जिनके अंदर जो है एडिक्शन करवाने वाला नेचर, यानी लत लगा देने वाली जो प्रकृति होती है वो इनके अंदर अंतर्निहित होती है बच्चों, इनके अंदर छुपी होती है, इनके अंदर बसी होती है। अब दो चीजें हैं, या तो किसी को उसके बारे में पता ना हो, या तो किसी को उसके बारे में पता ना हो, या फिर पता होने के बावजूद भी अगर वो इसको इग्नोर करता है। मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, चाहे ड्रग हो चाहे अल्कोहल हो या चाहे तंबाकू हो, इनके अंदर लत लगा देने वाला जो नेचर है वो इनके अंदर छुपा होता है। अब मान लेते हैं कि किसी इंसान ने उसको इग्नोर किया या उसको पता नहीं है, उसने इसका कंजम्पशन किया, और समझे बच्चों इसका कंजम्पशन करने के बाद अगर उसे फील हो गया बच्चों यूफोरिया, उसे फील हो गया यूफोरिया, एमजे सर की क्लास में नोटबुक में नहीं लिखना होता है, यहां लिखना होता है, मकसद मा है बच्चों, ये वर्ड भी मैंने आगे लिखा है, समझिएगा। यूफोरिया का मतलब होता है टेम्पररी फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, इसका मतलब होता है बच्चों अस्थायी रूप से सुखाभ्यास होता है। यानी समझिए बच्चों, वापस बोल रहा हूं, चाहे ड्रग हो चाहे अल्कोहल हो चाहे तंबाकू बच्चों, इनके अंदर जो है लत लगा देने वाली जो प्रकृति है वो इनके अंदर छुपी होती है। मतलब ड्रग, अल्कोहल, तंबाकू में इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर होता है। अब अगर मान लेते हैं किसी ने उसको इग्नोर किया या फिर जो है उसको पता नहीं था, उसने इसको कंज्यूम किया, और कंज्यूम करने के बाद अगर उसको हो गया बच्चों यूफोरिया, व्हाट इज यूफोरिया, टेम्पररी फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बच्चों उसको अच्छा लगा, और अगर उसको अच्छा लग गया तो वो क्या करेगा, फिर से यूज करेगा। बेटा मैं आपको वर्ड समझाता हूं, रिपीटेड यूज और रेगुलर यूज में भी तो अंतर है, ध्यान समझिए बच्चों। एक होता है रिपीटेड यूज और एक होता है बच्चों रेगुलर यूज, दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूं। मेरी मेहनत को आप जरूर रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, आप सेलेक्ट होते हैं चाहे नहीं होते हैं। एमजे सर तो जान लगाएंगे बच्चों, मैं जान लगा रहा हूं। प्यारे बच्चों आप ध्यान लगाइए, एनसीईआरटी का पैराग्राफ समझा रहा हूं, सुनिए बच्चों, पैराग्राफ को ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, चाहे ड्रग हो चाहे अल्कोहल है, अब नॉन स्टॉप चलेगा ना, चाहे ड्रग है, अल्कोहल है या फिर तंबाकू है, इनके अंदर एडिक्शन करवाने वाला नेचर, यानी लत लगा देने वाली जो नेचर है वो इनके अंदर छुपी होती है। अब मान लेते किसी इंसान ने उसको इग्नोर किया
या फिर उसको पता भी था, उसने इग्नोर कर दिया, या उसको पता नहीं था और उसने इन चीजों को कंज्यूम किया, और अगर उसको हो गया बच्चों यूफोरिया यानी कि टेम्पररी फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, अगर उसको हैप्पीनेस मिल गई तो वो फिर से यूज करेगा, वो फिर से यूज करेगा, उसे फिर अच्छा लगेगा, वो फिर से यूज करेगा, और धीरे धीरे क्या होगा बच्चों, उसकी जो सोच है यानी साइकोलॉजी, स्टडी ऑफ सोच इज नोन एज साइकोलॉजी, उसकी जो सोच है वो उस पर्टिकुलर चीज के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाती है। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, या इसी को कहा जाता है बच्चों एडिक्शन। क्या कहा जाता है इसको, एडिक्शन। मैं आपको ये समझा रहा हूं बच्चों, यानी व्हाट इज एडिक्शन, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू द इफेक्ट्स रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर चीज है। यानी वापस बोल रहा हूं बच्चों, जो ड्रग है, अल्कोहल है, तंबाकू है, इनके अंदर लत लगा देने वाला जो नेचर इनके अंदर बसा होता है, छुपा होता है। अब किसी इंसान ने इनको यूज किया, उसको अच्छा अगर लग गया, अगर उसको अच्छा लग गया बच्चों यूफोरिया, वो फिर से यूज करेगा, रिपीट करेगा, फिर अच्छा लगेगा, फिर से रिपीट करेगा, फिर अच्छा लगेगा, फिर से रिपीट करेगा। तो धीरे धीरे उसकी जो साइकोलॉजी है, अभी बॉडी अटैच नहीं है बच्चों, अभी सोच अटैच हो गई है कि यार मैं ये चीज लूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं ये चीज लूंगा तो मुझे ऐसा फील होगा। यानी समझिए अभी जो उसकी सोच है वो उस चीज के साथ जो है अटैच हो चुकी है बच्चों। और जब साइकोलॉजी अटैच हो जाती है किसी चीज के साथ, उसे कहते हैं एडिक्शन। मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, एडिक्शन से बाहर आना तो फिर भी पॉसिबल है, पर एक बार अगर डिपेंडेंस हो गई ना बच्चों, तो उसके बाद जो है बाहर आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर एक चीज समझिए, चाहे ड्रग हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे तंबाकू बच्चों, इनको लेने के बाद अगर उस इंसान को यूफोरिया हो रहा है, अच्छा लग रहा है, जैसे बेटा अल्कोहल लेने के बाद जो है सुरूर चढ़ जाता है, नशा होता है, इसका मतलब ये चीजें बॉडी पर काम तो कर रही है ना बच्चों, और काम कर रही है इसका मतलब बॉडी पर कहीं ना कहीं बाइंड हो रही है, यानी कहीं ना कहीं इनके लिए क्या प्रेजेंट है, रिसेप्टर्स हैं। पर ये क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे यूज बढ़ता चला जाता है, पहले तो क्या होगा, उस चीज को दोबारा यूज करेगा, रिपीट, फिर दोबारा यूज करेगा, रिपीट, पर क्या होगा, समय के साथ साथ वो जो रिसेप्टर्स होते हैं ना बच्चों, उनकी उस पर्टिकुलर चीज के लिए जो टॉलरेंस लिमिट होती है वो बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ, पहले जिस डोज पर उसे यूफोरिया हो जाता था, अब उस डोज पर उसको यूफोरिया नहीं होगा, तो यूफोरिया लेने के लिए वो अपनी डोज को बढ़ा देगा ना बच्चों। जैसे कि पहले एक पैक पीता था और सुरूर आ जाता था, अब जो है पूरी बोतल पी जाता है और उसको सुरूर नहीं मिलता है। मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, यानी ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना बच्चों, उनकी जो टॉलरेंस लिमिट होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ, अब जब तक वो डोज नहीं मिलेगी वो रिसेप्टर एक्टिवेट ही नहीं होंगे, और जब तक वो एक्टिवेट नहीं होंगे जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आना चाहिए था वो नहीं आएगा। यानी कि अब जो उसकी बॉडी है ना बच्चों, फिजिकल जो बॉडी है वो उस चीज पर क्या हो चुकी है, डिपेंड हो चुकी है बच्चों। और जब बॉडी डिपेंड हो जाती है, फिजिकल अटैचमेंट हो जाता है, इसको डिपेंडेंस कहा जाता है। जैसे मैं आपको समझाता हूं बच्चों, जैसे मान लेते हैं किसी को मान लो नींद नहीं आ रही बच्चों, लैक ऑफ स्लीप को कहते हैं इंसोम्निया, पूरी मेहनत चल रही है बच्चों, मां तक जाना है किसी भी हाल में, ध्यान सुनिएगा। मान लेते हैं बच्चों किसी को नींद नहीं आ रही है, उसे हम कह रहे हैं लैक ऑफ स्लीप, इसको कहा जाता है इंसोम्निया। तो क्या होता है, नींद की गोली जो है डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, पर डॉक्टर कहते हैं कि 2-3 दिन बाद फिर से मिलने आइएगा। पर बेटा हम तो हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद तो हम खुद ही डॉक्टर हो जाते हैं। देखिए क्या होगा, अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो उसने स्लीपिंग पिल ली, नींद की गोली ली और उसको नींद आ गई है, तो अगले दिन जब वो उठेगा उसे यूफोरिया होगा कि क्या शानदार चीज है यार, मैं कितना भी तनाव में रहूं, मैं तो एक गोली खाऊंगा और मुझे नींद आ जाएगी। बेटा गोली खाने से को नींद आ रही है, इसका मतलब वो गोली काम तो कर रही है ना, मतलब उस गोली के लिए बॉडी में क्या अवेलेबल है, रिसेप्टर। पर वो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी जो सोच है वो उस ड्रग के साथ अटैच हो जाएगी। बेटा अभी एडिक्शन हुआ है, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हुआ है, यानी उसकी सोच अटैच हो गई है कि मैं नींद की गोली खाऊंगा तो मुझे नींद आ जाएगी, अभी बॉडी को जरूरत नहीं है। बेटा अगर थका हुआ होगा तो वैसे भी नींद आ जाएगी। तो इस उम्र में इन सब चीजों से दूर रहिए बच्चों। आज का लेक्चर मैं आपको समझाना चाहता हूं छोटे भाई बहन के नाते, यानी ध्यान समझिएगा कि पहले नींद की गोली ली, उसको नींद आ गई, इसका मतलब नींद की गोली ने काम तो किया ना बच्चों, यानी उसकी बॉडी पर उसके लिए क्या अवेलेबल रहे, रिसेप्टर। पर धीरे धीरे क्या हुआ, वो फिर से यूज करेगा, फिर से यूज करेगा, रिपीट करेगा, तो उसकी जो सोच है वो उस ड्रग के साथ अटैच हो गई है कि यार मैं नींद की गोली खाऊंगा मुझे नींद आ जाएगी। ये जो साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है इसे बच्चों एडिक्शन कहते हैं। पर अब धीरे धीरे क्या करेगा, वो यूज को रेगुलर कर देगा ना बच्चों। समझिए किसी चीज को फिर से यूज करना, रिपीट करना,
पर अगर उसको डेली रूटीन पर यूज किया जाए वो है रेगुलर यूज। और समझिए अगर वो उसको बार बार यूज करेगा तो देखिए उस ड्रग के लिए जो रिसेप्टर्स थे उनका जो टॉलरेंस लेवल है बच्चों वो बढ़ जाएगा। यानी पहले एक गोली पर वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते थे, उसको नींद आ जाती थी, अब कम से कम 2 गोली खाएगा तब वो रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे और फिर जाकर उसको नींद आएगी। यानी समझिए अब जब तक वो ड्रग बॉडी में नहीं आएगा, वो रिसेप्टर मर जाए तो एक्टिवेट ना हो, और वो अगर एक्टिवेट नहीं होंगे तो नींद भी तो नहीं आएगी ना। यानी अब उसकी बॉडी उस पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड हो गई है बच्चों। यानी समझिए उसकी जो फिजिक है वो फिजिक जो है वो उसके साथ अटैच हो गई है। इसे कहा जाता है बच्चों डिपेंडेंस। क्या कहते हैं इसे? डिपेंडेंस। ये भी आपको समझ में आ रहा है तो वापस से बोल रहा हूं बच्चों, चाहे ड्रग हो, बहुत मेहनत चल रही है बच्चों ना, चाहे ड्रग हो, अल्कोहल हो, तंबाकू हो, इनके अंदर एडिक्शन करवाने वाला नेचर छुपा होता है। कोई इंसान इनको यूज करे और अगर उसको हो गया यूफोरिया, टेम्परेरी फॉल्स ऑफ फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, वो फिर से यूज करेगा, फिर से यूज करेगा तो सोच पहले अटैच हो जाएगी एडिक्शन, और धीरे धीरे जब रेगुलर यूज करेगा रिसेप्टर की टॉलरेंस लिमिट बढ़ जाती है और यही एडिक्शन धीरे धीरे बच्चों डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। और एक बार डिपेंडेंस हो गई बच्चों, अब अगर उसने डोज को डिसकंटिन्यू किया, समझा रहा हूं बच्चों, अब अगर डोज को डिसकंटिन्यू किया तो बॉडी को पसंद थोड़ी ना आएगा। अरे बॉडी कहेगी ना पहले तो मुझे ड्रग दे देकर जो है, पहले मुझे अल्कोहल दे देकर जो है, पहले मुझे तंबाकू दे देकर मेरी आदत बिगाड़ दी है। अरे हमेशा अगर एसी में रहोगे और फिर एसी के बाहर निकलोगे तो शरीर को पसंद थोड़ी ना आएगा, फिर तो एलर्जी होगी ना बच्चों, इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा। तो सेम कंसेप्ट है, बॉडी कहेगी ना पहले तो मुझे ड्रग दे देकर मेरी आदत बिगाड़ दी, पहले मुझे नींद की गोलियां दे देकर सोने की आदत डाल दी, अब कहते हो कि मैं नींद की गोली नहीं खाऊंगा तो मर जाऊं, मैं तुम्हें नींद भी नहीं आने दूंगी। यानी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डिपेंडेंस के बाद बच्चों, डिपेंडेंस के बाद अगर डोज को डिसकंटिन्यू किया जाएगा तो अब बॉडी को पसंद थोड़ी ना आएगा। अब तो बेटा बॉडी कुछ अनप्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम देंगी, और डोज को विड्रॉ करने के बाद जो सिम्टम आते हैं उन्हें विड्रॉल सिम्टम्स कहा जाता है। एक एक वर्ड एनसीईआरटी मेरे बच्चों, तो एनसीईआरटी क्या कहती है? एडिक्शन समझ में आ गया बच्चों, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, पर वही एडिक्शन धीरे धीरे फिजिकल अटैचमेंट में कन्वर्ट हो जाता है डिपेंडेंस। यानी बॉडी अब उस चीज पर डिपेंड हो जाती है, और डिपेंडेंस होने के बाद अगर डोज को डिसकंटिन्यू किया जाएगा तो अब बॉडी में कुछ अनप्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आते हैं, उन्हें कहा जाता है बच्चों विड्रॉल सिम्टम। तो आपको जो है ये 4 याद होने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। जैसे कि बच्चों जो है यहां पर शेकीनेस हो सकती है, वो पर्टिकुलर ड्रग नहीं मिलेगा तो हाथ पैर कांपने लग जाएंगे, बेटा यहां पर जो है शेकीनेस हो सकती है, मैंने आपके सामने लिख दिया। जैसे कि जो है नोजिया, जी मचल सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, ऐसा कुछ अजीब सी बेचैनी रहेगी कि वो ड्रग मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं एनसीईआरटी का पैराग्राफ आपको समझ में आए। मैं फिर दोहराता हूं बच्चों, आपकी आत्मा जानती है एमजे सर बेहतरीन पढ़ाते हैं, और अगर आपकी आत्मा नहीं जानती है तो आप आत्मा लेस हैं बच्चों। ऐसे थोड़ी ना एमजे सर बोलते हैं कि आपका स्वागत है इन द मैजिकल लेक्चर ऑफ एमजे स्टार सर। बेटा मैजिक की तरह लेक्चर चलेंगे, बस आप खो जाइए। वापस से बोल रहा हूं, चाहे ड्रग हो, मेरा मकसद है आपको क्लास में याद भी होना चाहिए, चाहे ड्रग हो, अल्कोहल हो, तंबाकू हो, अब तो बच्चों बस रटना है ना, चाहे ड्रग हो, अल्कोहल हो, तंबाकू हो, इनके अंदर एडिक्शन करवाने वाला नेचर इनमें छुपा होता है। अगर किसी इंसान ने इनको यूज किया और अगर उसको हो गया यूफोरिया, टेम्परेरी फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, तो वो रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा, सोच उस चीज के साथ अटैच हो जाएगी। इसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, इसे कहा जाता है एडिक्शन। फिर वो रेगुलर यूज करेगा, रेगुलर यूज करेगा, तो अब वो जो रिसेप्टर हैं उनकी टॉलरेंस लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी और वो रिसेप्टर उस पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड हो जाएंगे। यानी जब तक अब वो चीज नहीं मिलेगी, वो रिसेप्टर एक्टिवेट ही नहीं होंगे, तो वो पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट नहीं होगा। इसे कहा जाता है बच्चों निर्भरता, यानी इसको डिपेंडेंस कहा जाता है। और डिपेंडेंस यानी मैं कह सकता हूं डिपेंडेंस इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एडिक्शन। और एक बार डिपेंडेंस हो गया ना बच्चों, अब अगर मान लेते हैं डोज को डिसकंटिन्यू किया जाएगा, अब अगर डोज को डिसकंटिन्यू किया जाएगा तो बॉडी में कुछ अनप्लीजेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आएंगे, उन्हें कहा जाता है बच्चों विड्रॉल सिम्टम। तो ये जो मैंने आपको पैराग्राफ समझाया है, ये पैराग्राफ बच्चों ड्रग, अल्कोहल और तंबाकू तीनों पर लागू होता है। अब क्या करना है? अल्कोहल पढ़ना है, तंबाकू पढ़ना है, ड्रग पढ़ना है और एडोलेसेंस पढ़ना है, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं बच्चों अल्कोहल और अल्कोहलिज्म के बारे में, बस अब आपको पढ़ना ही है बच्चों।
मैं इनके एक एक के जो है एक्सप्लेनेशन भी आपको दे सकता हूं, पर आपके लिए बच्चों जो है ये जो बातें हैं ये चीज आपको याद होनी चाहिए, दैट्स इट। हमें मेडिकल कॉलेज तक पहुंचना है बच्चों, ये मेरी सोच है। तो मैंने आपको एनसीईआरटी का पैराग्राफ समझा दिया, फिर बोल रहा हूं बच्चों, क्लास में याद कीजिए ना, मुस्कुराहट के साथ, चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए बच्चों। चाहे ड्रग हो, चाहे अल्कोहल हो, चाहे तंबाकू हो, इनके अंदर लत लगा देने वाली प्रकृति इनमें छुपी होती है। अगर इनको यूज किया, अगर यूफोरिया हो गया, टेम्परेरी फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, यूज रिपीट करेंगे, यूज रिपीट करेंगे, यूज रिपीट करेंगे, तो सोच उस चीज के साथ अटैच हो जाएगी, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट एडिक्शन, और धीरे धीरे रिसेप्टर की टॉलरेंस लिमिट बढ़ जाएगी, तो यही एडिक्शन जो है वो डिपेंडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं एडिक्शन और डिपेंडेंस में एक पतला सा धागा है वो सामने आया बच्चों। अगर सोच अटैच हो जाए तो वो है एडिक्शन। जैसे मोबाइल का एडिक्शन है, क्या मैं इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करूंगा तो मुझे अच्छा लगेगा, एडिक्शन है। अभी भी बाहर आ जाओ बच्चों। तो अब तो बच्चों हमें जो है अल्कोहल की बात करनी है, टोबैको की बात करनी है और ड्रग्स की बात करिए। आइए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं अल्कोहल। बेटा नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ चुके हैं, आपको पता है अल्कोहल की वजह से बच्चों ब्रेन तो अफेक्ट होता ही है। बस मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ बच्चों ना, अब पूरा रटने वाला पोर्शन है, बस सुनते जाइए बच्चों। अल्कोहल पढ़ना है, तंबाकू पढ़ना है, ड्रग्स पढ़ना है, एडोलेसेंस पढ़ना है, फिर ताली बजाएंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगली क्लास में ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अब ध्यान सुनिए बच्चों, पहले नंबर 1 डिस्कस करते हैं अल्कोहल। सुनिए, अल्कोहल के बारे में कुछ बेसिक बातें आपको याद है, अब जल्दी जल्दी सुनते जाइए। याद कीजिए, अल्कोहल की वजह से ब्रेन पर इफेक्ट पड़ता है, हम नर्वस में पढ़ चुके हैं। अल्कोहल की वजह से फर्स्ट अफेक्टेड पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम, पर जब अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा होता है मोस्ट अफेक्टेड पार्ट इज सेरिबेलम। तो यहां पर जो मैंने बातें लिखी हैं बस आप पढ़कर देख लीजिए बच्चों। अल्कोहल की वजह से ब्रेन में अगर पूछा जाए कि सबसे पहले अफेक्ट किस पर होता है तो सेरिब्रम, और जब अल्कोहल का कंजम्पशन ज्यादा होता है बच्चों तो ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ जाता है, सेरिबेलम। तभी तो याद कीजिए, ज्यादा अल्कोहल पीने के बाद जब वो इंसान चलने की सोचता है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, पर एग्जाम में गलती मत करना बच्चों, बस आप तो पढ़कर सुनाना है। अगर पूछा जाए अल्कोहल की वजह से बॉडी में सबसे ज्यादा अफेक्ट किस पर पड़ता है तो फिर आंसर जाएगा बच्चों लीवर। आपने सुना भी होगा दारू पीने से लीवर सड़ जाता है, ऐसा कुछ। तो अल्कोहल को लेकर जो है ये 3 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर बच्चों मैं आपको समझाऊंगा, पर एट द एंड ऑफ द डे आप एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अल्कोहल के बारे में। अब जल्दी सुनिएगा बच्चों, पहले तो अल्कोहल की बात करेंगे, तंबाकू की बात करेंगे, ड्रग्स की बात करेंगे। पहले समझते हैं अल्कोहल। बेटा अल्कोहल को लेने का तरीका क्या है, उसको ओरली लिया जाता है। बेटा अल्कोहल की कोई ड्रिप थोड़ा चढ़ा रहा है, इतना बड़ा नशेड़ी क्या होना, आपको समझ में आना चाहिए। अल्कोहल को जो बच्चों ओरली लिया जाता है ऐसा कुछ, अल्कोहल को जो है वो ओरली लिया जाएगा ऐसा कुछ। और बेटा जो अल्कोहल कंज्यूम किया जा रहा है वो एथाइल अल्कोहल होता है, C2H5OH। ये आपको पता है बच्चों, मिथेनॉल जो होता है वो तो टॉक्सिक है। तो हम जिस अल्कोहल को पीने की बात कर रहे हैं वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसमें एथाइल अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ना। वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम सिलेबस हट गया, पर मैं आपको समझाता हूं बच्चों। अल्कोहल जो है वो ओरली लिया जाएगा। बेटा ये अल्कोहल जो है थोड़ा बहुत ओरल म्यूकोसा से ही एब्जॉर्ब होने लग जाता है, पर ये अल्कोहल फाइनली पहुंचेगा स्टमक में, और मैक्सिमम अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टमक की म्यूकोसा से हो जाता है। तो अल्कोहल का कंजम्पशन ओरली होता है, फिर ये ब्लड में चला जाता है, और ब्लड की मदद से कहां पहुंचा, लीवर में। और लीवर में बेटा सबसे ज्यादा इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। अब वो मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं बच्चों, मैं अपने सुकून के लिए आपको समझाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना, मैं कोशिश कर रहा हूं आप भी करना, पर एट द एंड ऑफ द डे एनसीईआरटी की जो बातें हैं वो आपको याद होनी चाहिए। अब ध्यान सुनिए बच्चों, अल्कोहल को जो है ओरली लिया जाएगा, वो जो है स्टमक में पहुंचेगा, वहां की म्यूकोसा से एब्जॉर्ब के ब्लड में जाएगा, ब्लड से पहुंचेगा लीवर। अब मैं आपको समझाता हूं बच्चों, आखिर अल्कोहल की वजह से लीवर कैसे डैमेज हो जाता है। एक चीज समझिएगा, हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा था, लीवर इज द मेन साइट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। याद कीजिए बच्चों, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था ना, एक्सक्रीशन में लास्ट में लिखा होता रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। उसमें जो है स्किन था, लंग्स और लीवर था, वहां लीवर में लाइन थी बच्चों, लीवर इज द मेन साइट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। यानी बेटा लीवर जो है वो फैट को एक्सक्रीट करने में हेल्प करता है। वैसे लीवर थोड़ी बहुत मात्रा में बच्चों फैट का स्टोरेज भी तो करता है, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, पर आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना बच्चों। लीवर जो है वो फैट सॉल्युबल विटामिन को स्टोर भी करता है, पर बेटा लीवर जो है इट इज अ मेन साइट फॉर द एलिमिनेशन ऑफ फैट। यानी वो फैट को जो है कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म करता है और उसको जो है बाहर रिलीज करने में हेल्प करता है। पर समझिए, लीवर को जो है फैट का मेटाबॉलिज्म करना है, पर आपने तो लीवर को अल्कोहल दे दिया इस समय, तो अब लीवर सोचेगा कि फैट को मारो गोली, इसको बाद में ठिकाने लगाएंगे, पहले अल्कोहल को ठिकाने लगाओ, क्योंकि अल्कोहल ज्यादा टॉक्सिक है। यानी बेटा अगर अल्कोहल कंजम्पशन होगा तो लीवर फैट मेटाबॉलिज्म को छोड़कर अल्कोहल को प्रोसेस करने में लग जाएगा। अब समझिएगा, अल्कोहल को, इथाइल को डायरेक्टली बाहर नहीं निकाल सकते,
तो लीवर क्या करता है, पहले इस इथाइल अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है बच्चों विद द हेल्प ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजेनेज। मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, जैसे फैट मेटाबॉलिज्म में पूरी एक सीक्वेंस होती है ना, तो अल्कोहल को बाहर निकालने की क्या सीक्वेंस है, वापस बोल रहा हूं, लीवर को वैसे फैट को ठिकाने लगाना है, पर अगर आपने उसको अल्कोहल दे दिया तो वो सोचेगा फैट को बाद में ठिकाने लगाएंगे, पहले जो है इस अल्कोहल को ठिकाने लगाते हैं। तो फैट मेटाबॉलिज्म को छोड़कर अल्कोहल मेटाबॉलिज्म को ठिकाने लगाएगा, तो अल्कोहल तो ठिकाने लग जाएगा पर फैट जो है वो लीवर में इकट्ठा हो जाएगा और लीवर डैमेज हो जाएगा। वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो क्या होगा, लीवर को अगर अल्कोहल मिल गया तो वो अल्कोहल को प्रोसेस करने लग जाता है और वो क्या करता है, अल्कोहल को कन्वर्ट करता है बच्चों किसके अंदर, एसिटाल्डिहाइड के अंदर। मैं आपको समझा दूं, अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करने में बहुत सारे सबस्ट्रेट काम आएंगे बच्चों, जैसे कि पाइरुवेट वगैरह काम आते हैं। ये वही सबस्ट्रेट हैं जो फैट मेटाबॉलिज्म में भी काम आएंगे। और सोचिए अगर आपने लीवर को अल्कोहल दे दिया तो वो सबस्ट्रेट जो कि उसको फैट मेटाबॉलिज्म में यूज करने थे, वो बेटा लीवर मेटाबॉलिज्म जो है वो उसके अंदर अल्कोहल मेटाबॉलिज्म में यूज कर लेगा ना, तो फैट मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा ना। तो क्या होगा, अल्कोहल तो एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एसिटाल्डिहाइड जो है वो भी एसीटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एसीटेट CO2 वाटर में टूट जाएगा और CO2 वाटर को तो आप बॉडी से एलिमिनेट कर दोगे, तो अल्कोहल तो ठिकाने लग गया। पर देखिए अल्कोहल को ठिकाने लगाने के चक्कर में जो सबस्ट्रेट फैट को ठिकाने लगाने में काम आने थे वो यहां काम आ गए, तो लीवर फैट का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। तो धीरे धीरे लीवर के अंदर बच्चों, लीवर में फैट एक्सेस में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, तो लीवर फैटी हो जाता है, उसे कहा जाता है फैटी लीवर सिंड्रोम। क्या कहते हैं बच्चों, फैटी लीवर सिंड्रोम। तो मैंने लिखा है इंक्रीज्ड फैट एक्यूमुलेशन इन द लीवर, ऐसा कुछ फैटी लीवर हो जाएगा। एक चीज समझिए बच्चों, अल्कोहल की वजह से लीवर के सेल डैमेज होंगे। मैंने आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस में बताया था, जब भी बॉडी में कहीं पर कोई डैमेज होता है, बॉडी उसको रिपेयर करने के लिए वहां पर फाइबर्स बनाती है। अब देखिए अल्कोहल की वजह से लीवर के सेल डैमेज हुए, तो बॉडी वहां पर फाइबर का डिपोजिशन करेगी इस उम्मीद में कि हम उसको रिपेयर करेंगे, पर वो इंसान रिपेयर होने नहीं दे रहा है, फिर से अल्कोहल कंजम्पशन कर लिया, तो धीरे धीरे लीवर के सेल मरते रहेंगे, उनमें फाइबर डिपॉजिट होता रहेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, लीवर में बहुत सारे फाइबर्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, लीवर की फाइब्रोसिस हो जाती है। और बेटा ये फैटी लीवर सिंड्रोम से भी आगे की कंडीशन है, इसे कहा जाता है लीवर सिरोसिस। मैंने लिखा है बच्चों लीवर सिरोसिस, इसका मतलब क्या है, पूरा जो लीवर है बेटा, फर्दर स्टेज है, लीवर जो है वो फाइब्रस हो जाता है, दैट्स इट। और लीवर अब अगर पूरी तरह से फाइब्रस हो गया, नॉन फंक्शन हो गया, तो ये आगे चलकर बच्चों डेथ का कारण बन सकता है। क्योंकि याद कीजिए अगर लीवर काम नहीं करेगा तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगा ना, याद करो यूरिया साइकिल, और अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक, ऐसा कुछ। तो मैंने आपको समझा दिया अल्कोहल की वजह से लीवर डैमेज कैसे हो जाता है, वो मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया। अब आपको बच्चों याद रखने अल्कोहल की वजह से जो है क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, दैट्स इट। साहिल लिख रहा है अल्कोहल को ठिकाने लगाने के चक्कर में लीवर तो गया, बिल्कुल सही बात है, लीवर को फैट को ठिकाने लगाना था, पर आपने उसको अल्कोहल ठिकाने लगाने के लिए दे दिया, तो वो फैट को ठिकाने नहीं लगा पाएगा और वो फैट लीवर को ठिकाने लगा देगा, दैट्स इट। ये कंक्लूजन है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब बेटा अल्कोहल की वजह से क्या क्या हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यहां लिखे हुए आप पढ़ लीजिए, सीधे आपको याद करने बच्चों। जैसे कि अल्कोहल वजह से ब्लड में शुगर जो है वो कम हो जाती है, हाइपोग्लाइसीमिया, हर चीज का रीजन है बच्चों। जैसे मैं आपको समझा दूं, मेरे पास हर चीज का एक्सप्लेनेशन तो है बच्चों, जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनका एक्सप्लेनेशन तो है। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा बच्चों, ग्लूकोनियोजेनेसिस, नए ग्लूकोज का बनना, और कहीं ना कहीं लीवर के अंदर बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस हो रहा है, याद करो कॉर्टिसोल की वजह से हो रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकागोन की वजह से हो रहा है लीवर और मसल सेल के अंदर। तो लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस से नया ग्लूकोज बनता है, और नया ग्लूकोज बनेगा तो ब्लड का ग्लूकोज जो है वो कम यूज होता है, तो ब्लड में ग्लूकोज मेंटेन रहता है। और सोचिए यहाँ तो लीवर अफेक्ट हो गया ना, और लीवर अफेक्ट हो गया तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कम हो जाएगा, और सोचो ग्लूकोनियोजेनेसिस कम, नया ग्लूकोज बनना बंद हो जाएगा, तो ब्लड का ग्लूकोज यूज हो जाएगा, तो ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन समझा रहा हूं बच्चों, बाकी आप रट लीजिएगा, वापस आप तो सीधे पढ़ लो बच्चों ना, कि अल्कोहल की वजह से हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। हम यहाँ एब्यूज की बात कर रहे हैं बच्चों, यानी कि एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन चल रहा है तो क्या होगा, दैट्स इट। तो अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है, अल्कोहल की वजह से बच्चों सेरिबेलम अफेक्ट होता है, बता दिया, उससे बॉडी बैलेंस बिगड़ जाएगा। अल्कोहल की वजह से बच्चों एमनीशिया भी होता है, मेमोरी लॉस, क्योंकि अल्कोहल का इफेक्ट सेरिब्रम पर है ना, नर्वस सिस्टम, याद करो दूसरी पारी चल रही है बच्चों, वी आर वेरी क्लोज टू एग्जाम।
याद करो एल्कोहल का इफेक्ट सेरिब्रम पर है, सेरिब्रम में सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, और याद करो सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एसोसिएशन एरियाज, याद करो बच्चों, लार्ज साइज रीजन्स विच आर नाइदर क्लियरली सेंसरी नॉर मोटर इन फंक्शन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस लाइक कम्युनिकेशन, इंटरसेंसरी एसोसिएशन एंड मेमोरी। तो अल्कोहल की वजह से बेटा सेरिब्रम में एसोसिएशन एरिया अफेक्ट होते हैं जहां मेमोरी स्टोर होती है, और मेमोरी अगर अफेक्ट होगी यहां पे नहीं की लॉस ऑफ मेमोरी, एमनीशिया। आपने देखा बेटा अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कहां से होता है, स्टमक की म्यूकोसा से, तो स्टमक के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, गैस्ट्राइटिस हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो है इम्यूनिटी जो है वो कमजोर हो जाती है, रेजिस्टेंस पावर कमजोर हो जाती है। अल्कोहल की वजह से पागलपन भी हो जाता है बच्चों, अल्कोहल साइकोसिस हो जाता है ऐसा कुछ। और ये पॉइंट याद कीजिए, हम एक्सक्रीशन में पढ़ चुके हैं, जैसे चाय कॉफी अल्कोहल, याद करो बच्चों चाय कॉफी अल्कोहल इनको डायूरेटिक्स कहते हैं, इनको पीने से यूरिन ज्यादा आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि चाय कॉफी अल्कोहल ये एडीएच के प्रोडक्शन को कम कर देंगे। याद कीजिए नेफ्रॉन से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, यूरिन में पानी ज्यादा चल जाएगा, डायूरेसिस। तो यहां पर बच्चों जो है अल्कोहल वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया, आप ऑब्जर्व कर लीजिए। राहुल लिख रहा है एमजे सर बिल्कुल जादूगर हो आप, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है आपसे पढ़ के। तो बच्चों हमें ड्रग, अल्कोहल और तंबाकू के बारे में पढ़ना है ना, तो अल्कोहल के बारे में बातें हो चुकी है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बच्चों टोबैको के बारे में, तंबाकू के बारे में। पहले टोबैको को लेकर एनसीईआरटी कुछ बातें लिखती है, वो मेरे पीडीएफ में नहीं है तो मैं आपको सुना देता हूं बच्चों। जैसे टोबैको को लेकर जो है एक बात, तो जैसे अल्कोहल को कंज्यूम किया जाता है बच्चों ओरली, तंबाकू को लेने के 3 तरीके हैं। तंबाकू को जो है कुछ लोग च्यू करते हैं, आपने देखा होगा जर्दा ऐसे, तो तंबाकू को च्यू भी किया जाता है। तंबाकू को बच्चों स्मोक भी किया जाता है, और इसको नाक से भी खींचा जा सकता है, स्नफिंग की जा सकती है, स्नॉटिंग की जा सकती है। ये पॉइंट भी याद रखना बच्चों एनसीईआरटी, क्योंकि हमें ये तो याद रहता है बच्चों कि तंबाकू को जो है च्यू किया जा रहा है जिससे ओरल कैंसर हो रहा है, इसको स्मोक किया जाता है जिससे लंग कैंसर हो रहा है, पर समझिएगा तंबाकू को जो है स्नफ भी किया जाता है, स्नोट भी किया जाता है, कुछ लोग नाक से भी खींचते हैं ऐसा कुछ। तो एनसीईआरटी का पॉइंट है बच्चों, जैसे अल्कोहल को लिया जा रहा है ओरली, तंबाकू को लेने के 3 तरीके हैं, इसको च्यू भी किया जाता है, स्मोक भी किया जाता है और स्नफ भी किया जाता है ऐसा कुछ। तंबाकू को लेकर एनसीईआरटी की एक लाइन में आपको समझाता हूं बच्चों। एनसीईआरटी कहती है कि इंसान जो है वो 400 से भी ज्यादा वर्षों से तंबाकू का सेवन करता आ रहा है, ये मैंने आपको एनसीईआरटी की लाइन बता दी। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों कि इंसान जो है वो 400 से भी ज्यादा वर्षों से तंबाकू का सेवन करता आ रहा है। अब तंबाकू को च्यू कर सकते हो, स्मोक कर सकते हो। एनसीईआरटी को लाइन लिखती है बच्चों, स्मोकिंग पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स। एनसीईआरटी की लाइन है स्मोकिंग पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स, इसका मतलब ये बच्चों स्मोकिंग जो है ना वो हार्ड ड्रग का रास्ता खोल देती है। एक बार अगर बच्चों किसी को स्मोकिंग अच्छी लग गई, हो सकता है किसी को स्मोकिंग अच्छी लग रही हो, एक बार अगर स्मोकिंग अच्छी लग गई ना बच्चों, तो धीरे धीरे जो है धीरे धीरे फिर वो हार्ड ड्रग्स की तरफ चल जाता है ना। अगर मान लो किसी को स्मोकिंग अच्छी नहीं है, स्मोक करते खांसी आ गई, तो वो शायद दोबारा स्मोकिंग नहीं करेगा। पर अगर किसी को स्मोकिंग पसंद है तो धीरे धीरे फिर बच्चों वो जॉइंट बनाना शुरू कर देगा, उस स्मोक के अंदर, सिगरेट के अंदर चरस भरकर उसको स्मोक करना शुरू कर देगा। और चरस क्या है, वो हार्ड ड्रग है ना। उम्मीद करता हूँ एनसीईआरटी की लाइन समझ में आ रही है, स्मोकिंग पेव्स द वे टू हार्ड ड्रग्स, यानी स्मोकिंग जो है बच्चों वो हार्ड ड्रग का रास्ता खोल देती है ऐसा कुछ। इरशाद दिख रहा है सर, आसाम से आपको सैल्यूट है, पूरे आसाम को एमजे सर की तरफ से नमस्कार है। अब जो है बच्चों तंबाकू के हम मिसयूज को लेकर डिस्कस करते हैं। जैसे कि अल्कोहल लीवर को कैसे डैमेज करता है बता दिया, तंबाकू में वैसा क्या है बेटा, तंबाकू के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, उसमें से एक इंपॉर्टेंट केमिकल बच्चों निकोटीन। कैफीन नहीं बोला बेटा, चाय कॉफी में कैफीन है, तंबाकू के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल होते हैं। मैंने लिखा है बच्चों नंबर ऑफ केमिकल्स प्रेजेंट, उसमें से एक एल्कोलाइड होता है निकोटीन। अब निकोटीन के बारे में जो बातें हैं वो एनसीईआरटी की आपको याद रखनी बच्चों। बेटा निकोटीन जो होता है ना, जब कोई इंसान स्मोक कर रहा है या च्यू कर रहा है या स्नफ कर रहा है, उसके बॉडी में निकोटीन जाएगा। ये निकोटीन बच्चों क्या करता है, एडिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। मैंने सब लिखा है, निकोटीन जो है वो एक्टिवेशन ऑफ एडिनल ग्लैंड, पूरा एनसीईआरटी। और सोचिए अगर एडिनल ग्लैंड में मेडुला वाला पोर्शन अगर एक्टिवेट हो गया तो वहां से इमरजेंसी हार्मोन निकल जाएंगे बच्चों, एड्रेनलिन और नॉरएड्रेनलिन। कमाल की बात है बेटा, ये इमरजेंसी हार्मोन है, ये सिर्फ इमरजेंसी में निकलने चाहिए ना। पर अगर आपने स्मोकिंग की
आपके अंदर निकोटिन जाएगा, बिना इमरजेंसी के भी ये निकल जाएंगे। और याद कीजिए बच्चों, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाली इफेक्ट शो करते हैं ना, तो धीरे धीरे क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगी। सोचो आपने तभी तो देखा होगा जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, जो कि फिजिकल एक्सरसाइज वाले वर्क ज्यादा करते हैं, जैसे कि जो है सीमेंट के कट्टे उठाने, आपने देखा होगा बच्चों, ये जो है तंबाकू का सेवन ऑलमोस्ट करते हैं। मतलब खाना खाएं ना खाएं पर तंबाकू जरूर खाते हैं। रीजन समझिए, मजबूरी है बच्चों, उनको तंबाकू खाना है, क्योंकि तंबाकू खाएंगे निकोटिन बढ़ेगा, निकोटिन बढ़ेगा तो एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होगी, उनमें एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन आएंगे, तो उनमें हमेशा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वाले इफेक्ट आते हैं ना, हार्ट रेट बढ़ी रहती है, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, बीएमआर ज्यादा रहती है, एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ऐसा कुछ। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो तंबाकू में हमने निकोटिन की बात कर ली। अब बेटा अगर तंबाकू को अगर च्यू किया जा रहा है तो ओरल कैंसर हो जाएगा। अगर उसको स्मोक किया जा रहा है तो क्या क्या होगा, ऐसा कुछ। और ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ये सब हम पढ़ चुके हैं ना। याद कीजिए बेटा, तंबाकू को अगर स्मोक किया जाएगा, अगर बच्चों उसको स्मोक किया जाएगा, उसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी होगी ना, तो ब्लड में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगी। और सोचिए ब्लड में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ गई, उसकी हीमोग्लोबिन से बाइंड होने की एफिनिटी ऑक्सीजन की तुलना में 200 से 300 टाइम ज्यादा है, तो उसके ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं होगी, यानी ऑक्सीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, तो बॉडी के टिश्यूज क्या चिल्लाने लगेंगे, हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया, दैट्स इट। ये भी समझ में आ गया। और बेटा स्मोकिंग से और क्या क्या होता है, जैसे जो स्मोक है बेटा, धुआं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जा रहा है, तो ब्रोंकाई के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। एम्फाइसीमा हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में, याद कीजिए। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से एल्वियोलाई की वॉल डैमेज होती है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, एम्फाइसीमा। बेटा यहाँ पर थ्रोट और लंग्स का कैंसर भी होगा। यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दो जगह याद रखना बच्चों, मैंने आपको कैंसर में पढ़ाया था, डाई वर्कर्स में यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, और स्मोकिंग की वजह से भी जो है यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, क्योंकि स्मोक के जो केमिकल हैं वो यहाँ से एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चल जाएंगे, ब्लड से किडनी, किडनी से यूरिन, यूरिन से यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ यूरिन स्टोर होता है बच्चों। तो ध्यान रखना, डाई वर्कर्स में यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, और स्मोकिंग की वजह से भी यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है। बेटा इसकी वजह से इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाते हैं। एक लिखा है मैंने, इररेगुलरिटीज ऑफ गट, समझाता हूं बच्चों। आपने एक वर्ड सुना बच्चों, एलिमेंट्री कैनाल में रेगुलर जो है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते हैं, रेगुलेटेड, उसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, जिससे अंदर का मटेरियल आगे की तरफ बढ़ता है बच्चों। पर क्या होता है, जो इंसान चेन स्मोकर होते हैं बच्चों, चेन स्मोकर, उनमें उनके पेरिस्टालसिस करवाने वाले जो रिसेप्टर होते हैं वो निकोटीन पर डिपेंड हो जाते हैं। तभी तो आपने देखा होगा बच्चों कि जो चेन स्मोकर होते हैं, जब तक वो सिगरेट नहीं पीते उनको बेटा प्रेशर ही नहीं बनता है, वो फ्रेश नहीं हो सकते। ये आपने देखा होगा, पहले जो है सिगरेट पीते हैं, उसकी वजह से जो है फिर उनमें प्रेशर डेवलप होता है। उसका रीजन ये बच्चों, क्योंकि जो चेन स्मोकर होते हैं उनमें पेरिस्टालसिस के लिए जो रिसेप्टर है वो निकोटीन पर डिपेंड हो जाते हैं। तो जब तक वो सिगरेट नहीं पिएंगे, वो रिसेप्टर एक्टिवेट ही नहीं होंगे ना बेटा, डिपेंडेंस हो गई है ना। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया। बाकी स्मोकिंग से बच्चों हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, दैट्स इट। बेटा अल्कोहल के बारे में बात हो गई, तंबाकू के बारे में बात हो गई, अब हम बात करेंगे उन हार्ड ड्रग्स के बारे में बच्चों। अब हम बात करेंगे हार्ड ड्रग्स के बारे में। बेहतरीन चार्ट है बच्चों, पूरे हिंदुस्तान में एमजे सर के नोट्स में कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, कहीं लिखा और मिल जाए इसका मतलब एमजे सर से कॉपी किया गया, कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। और एनसीईआरटी पूरी कवर है इसके अंदर, एनसीईआरटी 100% कवर है इसके अंदर। बस मुझे बच्चों यहाँ पर फ्लो चार्ट में बस बातें बोलनी है, आपको सुनना है और फिर आपको उसको रिवाइज करना है बच्चों। और उम्मीद करता हूं ये जो फ्लो चार्ट है, ये नीतू जी 2026 का, नीतू जी नीट यूजी की बात कर रहे हैं बच्चों, उसका जो है एक क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों, उम्मीद करता हूं। बच्चों अल्कोहल को लेकर बातें हो गई, टॉबैको को लेकर बातें हो गई। अब हम बात करें बच्चों ड्रग्स को लेकर, इसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है आपको नहीं दिखेगा बच्चों, मैंने इसलिए आपको पहले कहा था आप जो है पीडीएफ का प्रिंट आउट ले लेंगे। मैं टॉपिक डिस्कस करता हूं, अब ध्यान सुनिएगा। ड्रग्स जो है ना बेटा, पहले एक पॉइंट सुनिए, यहां पर हम सिर्फ हार्ड ड्रग्स की बात कर रहे हैं, वैसे उन ड्रग्स का मेडिकल यूज भी है
पर हम यहाँ पर उनके एब्यूज की बात करें, अब उसको ध्यान सुनिएगा। सुनिए बच्चों, यहाँ जो मैक्सिमम ड्रग्स पढ़ेंगे ना वो हमें फ्लावरिंग प्लांट से मिलेंगे। बस अब आपको सुनना है बच्चों, कोशिश कीजिएगा कि लेक्चर के दौरान आपको फ्लो चार्ट याद हो जाए बच्चों, फ्लो चार्ट कि कौन सा ड्रग किस कैटेगरी का है। बाकी बातें बच्चों फिर आप एनसीईआरटी से या मेरी चार्ट से रिवाइज कर सकते हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ नीतू जी 2026 का एक क्वेश्चन ये एमजे सर का चार्ट होना चाहिए। सुनिए इस पॉइंट में बच्चों, यहाँ जो हम ड्रग्स डिस्कस करेंगे ना उसमें मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हमें फ्लावरिंग प्लांट से मिलेंगे। फ्लावरिंग प्लांट एक को छोड़कर, वो है बच्चों एलएसडी। मैंने यहाँ लिखा है मेजोरिटी ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट। इस पूरे पेज में बच्चों बस एक ही है एलएसडी जो हमें प्लांट से नहीं मिलेगा, ये हमें फंगस से मिलेगा, वो भी क्लेविसेप्स पर्पूरिया। बेटा पूरा रटना ही है बच्चों, मुझे आपको बस पढ़कर सुनाना है, आप सुन लीजिए। मैंने लिखा है ये जितने भी ड्रग्स यहाँ हम पढ़ेंगे ना बच्चों सारे फ्लावरिंग प्लांट से मिलेंगे, एक को छोड़कर एलएसडी बस। तो समझिएगा एलएसडी जो है लिसर्जिक एसिड डाइथैलेमाइड, ये हमें जो है एक फंगस से मिलेगा जिसका नाम है क्लेविसेप्स पर्पूरिया, ऐसा कुछ। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखी है, यहाँ जितने भी ड्रग्स हैं बच्चों मोस्ट ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट, और कुछ हैं जो हमें एलएसडी जैसा जो हमें फंगस से मिलेगा। अब सुनिए बच्चों, ड्रग्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कोशिश कीजिए आपको फ्लो चार्ट थोड़ा बहुत याद हो जाए बच्चों। ड्रग्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बच्चों साइकोट्रोपिक ड्रग्स और एक होते हैं साइकोडेलिक ड्रग्स। एक होते हैं बच्चों, मैं इसको जूम इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बार बार जूम करने में जो है हम उसी में बच्चों उलझ जाएंगे तो हम परेशान हो जाएंगे। नहीं भी दिखाई दे रहा है कम से कम सुन लीजिए बच्चों, मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है, सोच होनी चाहिए बस वहां तक जाने की, शिकायत नहीं बच्चों, वरना शिकायत तो भगवान से भी करते हैं हम तो सुनिएगा, ड्रग्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बच्चों साइकोट्रोपिक, एक होते हैं साइकोडेलिक। दोनों में वर्ड आ रहा है बच्चों साइको, दोनों में वर्ड आ रहा है साइको। साइको का मतलब होता है सोच, स्टडी ऑफ सोच इज नोन एज साइकोलॉजी। बेटा ड्रग्स दो टाइप के हैं, साइकोट्रोपिक और साइकोडेलिक। जल्दी कंप्लीट करते हैं, दोनों में वर्ड आ रहा है देखो साइको, साइको मतलब सोच, और सोच जो है वो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम, ब्रेन, इसका मतलब कंफर्म है ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो ब्रेन पर यानी नर्वस सिस्टम पर तो अपना इफेक्ट दिखाएंगे ना बच्चों। बेटा समझो दोनों में वर्ड आ रहा है ना साइको, साइको मतलब सोच, कोशिश कीजिए याद हो जाए, साइको मतलब सोच, और सोच बोले तो ब्रेन, नर्वस सिस्टम। तो ड्रग कोई सा भी हो नर्वस सिस्टम पर उसका इफेक्ट तो है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले एक बात करते हैं बच्चों साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ध्यान सुनिएगा, एक साइकोट्रोपिक ड्रग है, एक साइकोडेलिक है। अब पहले साइकोट्रोपिक, साइको का मतलब हो गया बच्चों सोच, और ट्रॉपिक का मतलब होता है अफेक्ट करना। तो नाम से पता चल रहा है ये वो ड्रग्स हैं जो हमारी सोच को अफेक्ट करेंगे, और हमारी सोच पर ही हमारा मूड डिपेंड करता है ना बच्चों। अगर आप अच्छा अच्छा सोचेंगे, एमजे सर के बारे में सोचेंगे तो मूड अच्छा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर आप बुरा बुरा सोचेंगे, ब्रेकअप के बारे में सोचेंगे, नीट 2025 के रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो फिर हम डिप्रेशन में जा सकते हैं बच्चों, मूड हमारा ऑफ हो जाएगा। सोच सोच की बात है, मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों। साइको का मतलब होता है सोच, ट्रॉफिक का मतलब है यहां पर अफेक्ट करना। तो नाम से पता चल रहा है ये ऐसे ड्रग हैं जो हमारी सोच को अफेक्ट करेंगे बच्चों, और सोच पर ही तो आपका मूड डिपेंड करता है ना। तो इसका मतलब ये ऐसे ड्रग हैं जो मूड को अल्टर करते हैं, मूड को चेंज करते हैं बच्चों, इसलिए इनको जो है मूड अल्टरिंग ड्रग्स कहते हैं, ऐसा कुछ। अब ये आपके मूड को दो तरीके से चेंज कर सकते हैं बच्चों, या तो मूड को डिप्रेशन में ले जाएं, डिप्रेस कर दें, या फिर स्टिमुलेट कर दें, ऐसा कुछ। तो साइकोट्रोपिक ड्रग्स दो टाइप के हो गए, एक होते हैं डिप्रेसेंट, एक होते हैं स्टिमुलेंट, ऐसा कुछ। समझ में आ रहा है ना बच्चों? वापिस बोल रहा हूं, ड्रग्स दो टाइप के, साइकोट्रोपिक, साइकोडेलिक। साइकोट्रोपिक मतलब सोच को अफेक्ट करने वाले, और सोच अफेक्ट होगी तो आपका जो है बच्चों मूड अफेक्ट हो जाएगा ना, तो ये मूड को अफेक्ट करने वाले ड्रग है। मैंने लिखा है मूड अल्टरिंग ड्रग्स। अब दो तरीके से कर सकते हैं, अगर ये नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देंगे तो हम डिप्रेस हो जाएंगे, तो वो कहलाएंगे डिप्रेसेंट। अगर ये नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट कर देंगे तो हमारे अंदर स्टिमुलेटरी इफेक्ट आएगा, वो कहलाएंगे स्टिमुलेंट। कोशिश कीजिए फ्लो चार्ट याद हो जाए। ड्रग्स दो टाइप के, साइकोट्रोपिक, साइकोडेलिक। पहले हम पढ़ रहे हैं साइकोट्रोपिक। साइकोट्रोपिक में डिप्रेसेंट्स और स्टिमुलेंट, ऐसा कुछ। एक बच्चा लिख रहा है नितिन सर लव फ्रॉम नेपाल। मुझे याद है बहुत साल पहले मैं नेपाल भी गया था बच्चों, 1997 में, तो नेपाल मुझे काफ़ी पसंद है। तो नितिन सभी नेपाल वासियों के लिए एमजे सर की तरफ से नमन है। तो वापस समझा रहा हूं बच्चों, ड्रग्स दो टाइप के हैं, याद ही करना ना बच्चों, साइकोट्रोपिक, साइकोडेलिक। साइकोट्रोपिक मतलब सोच को अफेक्ट करेंगे, सोच अफेक्ट होगी तो मूड अफेक्ट होगा। अब दो तरीके से हो सकता है, या तो डिप्रेस हो जाए या स्टिमुलेट हो जाए, ऐसा कुछ। अब पहले डिस्कस करते हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट के अंदर बच्चों मेनली तीन कैटेगरीज आती हैं।
एक आते हैं ट्रैंक्विलाइजर, एक सिडेटिव्स, एक हिप्नोटिक्स। डिप्रेसेंट्स में मेनली तीन है बच्चों, ट्रैंक्विलाइजर, सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स। पहले तो समझो बेटा, ये तीनों की तीनों क्या हैं? डिप्रेसेंट्स हैं, तीनों की तीनों डिप्रेसेंट है बच्चों। ट्रैंक्विलाइजर, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, समझा रहा हूं, तीनों क्या है? डिप्रेसेंट है। डिप्रेसेंट इसका मतलब, डिप्रेसेंट इसका मतलब ये नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करेंगे। और बेटा कौन कितना स्लो डाउन करेगा उसके हिसाब से तीन नाम है, मैं समझा रहा हूं। अगर हाइपर एक्टिविटी से नॉर्मल लिया है, डिप्रेस तो किया ना, हाइपर से नॉर्मल लिया है, वो कहलाते हैं ट्रैंक्विलाइजर। नॉर्मल से थोड़ा नीचे ले जाए वो है सिडेटिव्स, और उस नीचे से भी और नीचे ले जाए, इतना नीचे ले जाए कि नींद आ जाए, वो है हिप्नोटिक्स। ये भी समझा दिया बच्चों मैंने आपको, वापस समझा रहा हूं बच्चों। चाहे ट्रैंक्विलाइजर हो, सिडेटिव हो, हिप्नोटिक्स हो, ये क्या है? डिप्रेसेंट है ना बेटा। अगर हाइपर से नॉर्मल लिया है वो है ट्रैंक्विलाइजर, नॉर्मल से थोड़ा नीचे ले जाए वो है सिडेटिव्स, और भी ज्यादा नीचे ले जाए कि नींद ही आ जाए वो है बच्चों हिप्नोटिक्स। ऐसा कुछ टीएसएच बन गया। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है बच्चों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं है। बच्चे लिख रहे हैं बेंगलोर से प्यार आ रहा है, मैं बेंगलोर भी गया हूं, बहुत बेहतरीन शहर, ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा बस है ना। मैं बिहार भी गया हूं बच्चों है ना, तो बिहार से प्यार आ रहा है। नागालैंड कभी गया नहीं हूं, उम्मीद करता हूं वहां भी पहुंचूंगा। अब ध्यान से सुनिए बच्चों, अब कमेंट सेक्शन से दूर हट जाइए, हम ड्रग्स पढ़ना चाह रहे हैं, पहले बाद में बात कर लेंगे। सुनिए बच्चों, वापस बोल रहा हूँ, ड्रग्स दो टाइप के, साइकोट्रॉपिक, साइकोडेलिक। साइकोट्रॉपिक मतलब सोच को अफेक्ट करेंगे, सोच को अफेक्ट करेंगे दो तरीके से, या तो डिप्रेस करेंगे या स्टिमुलेट करेंगे। डिप्रेसेंट में तीन है बच्चों। अगर हाइपर से नॉर्मल लिया है ट्रैंक्विलाइजर, नॉर्मल से भी नीचे ले जाए वो कहलाता है, यानी नॉर्मल से नीचे ले जाने का मतलब है डिजीनेस, यानी जो है अब हल्की हल्की नींद सी लगने लगे पर नींद आ नहीं रही है, और नीचे ले जाए कि नींद ही आ जाए बच्चों, स्लीपिंग पिल्स, वो है हिप्नोटिक्स। अब समझिए बच्चों, ये तो ड्रग्स के ग्रुप के नाम है, पर आपको जो दवाइयां मार्केट में मिलेंगी वो इस नाम से मिलेंगी, बेंजोडाइजेपिन्स, बार्बिट्रेट्स, दोनों वर्ड एनसीईआरटी के हैं। ये बच्चों दवाइयों के नाम है, ये एनसीईआरटी में है। ये जो है बच्चों ये दवाइयों के नाम है। एक चीज समझिए, बार्बिटूरेट और बेंजोडाइजेपिन ये दवाई के नाम है बच्चों। ये जो है ना ये डोज डिपेंडेंट नाम है, यानी दवाई तो यही है, पर ये दवाइयां तीनों की तरह काम कर सकती है ना बच्चों। अगर आपने ये दवाई कम मात्रा में ली तो ये ट्रैंक्विलाइजर का काम कर जाएगी, अगर आपने इसकी डोज बढ़ा दी तो ये सिडेटिव का काम कर जाएगी, अगर आपने इसकी डोज और बढ़ा दी बच्चों तो वो हिप्नोटिक का काम कर जाएगी। ये मैंने आपको समझा दिया। यानी बेटा मार्केट में जो आपको दवाइयां मिलेंगी वो तो इस नाम से मिलेंगी। एनसीईआरटी में दो वर्ड हैं बच्चों, बेंजोडाइजेपिन्स और बार्बिटूरेट, ये दवाइयां हैं, और ये बेटा डोज डिपेंडेंट नाम है ऐसा कुछ। यानी अगर आपने वो दवाई कम मात्रा में ली तो ट्रैंक्विलाइजर का काम करेगी, उसकी डोज बढ़ा दी बच्चों तो वो सिडेटिव का काम करेगी, और डोज और बढ़ा दी तो फिर वो स्लीपिंग पिल का काम कर जाएगी, हिप्नोटिक, ऐसा कुछ। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, डिप्रेसेंट में एक आते हैं ओपियोइड्स, ये हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। डिप्रेसेंट में आते हैं बच्चों ओपियोइड्स, डिप्रेसेंट में आते हैं ओपियोइड्स, और ओपियोइड्स में याद रखना है एमएससी, मुझे तो ऐसे याद है बच्चों, ओपियोइड्स में है एमएससी, हमने पढ़ा था मेजर हिस्टो कॉम्पिटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। बेटा डिप्रेसेंट्स में आते हैं पहले तो टीएसएच, ट्रैंक्विलाइजर, सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, और एक आते हैं ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में आते हैं एमएससी, मॉर्फिन, हेरोइन और कोडीन, ऐसा कुछ। अब पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं मॉर्फिन। पहले ओपियोइड्स के बारे में एक लाइन लिखी है। ओपियोइड के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना बच्चों, ये ड्रग काम करते हैं, मतलब रिसेप्टर तो है ना, तो समझो जो ओपियोइड के जो रिसेप्टर्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन सीएनएस एंड जीआईटी, ऐसा कुछ। अब ओपियोइड्स में बच्चों तीन है, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन। मैंने ओपियोइड्स में एक लाइन लिख दी है, जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, पर मैं चाहूंगा इस लाइन को बच्चों आप हेरोइन में शिफ्ट कर देना, ऐसा कुछ, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लाइन बच्चों हेरोइन के लिए लिखी है, वहां गलत नहीं है, और हमारा आंसर तो बच्चों अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएगा ना। तो ओपियोइड्स के लिए एक लाइन याद रखना, ओपियोइड के रिसेप्टर कहां मिलते हैं? प्रिंसिपली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और जीआईटी। बाकी ये जो लाइन है ना बच्चों कि ओपियोइड्स आर जनरली टेकन बाय स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, या आप हेरोइन में शिफ्ट कर लेना, ऐसा कुछ। अब हम बच्चों ओपियोइड्स डिस्कस करते हैं। पहले उसमें है मॉर्फिन। मॉर्फिन के बारे में दो बातें, दोनों आपको याद होनी चाहिए। एक तो बता चुका हूं, याद करो, सर्जरी के बाद दर्द होता है तो हम मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो बेटा मॉर्फिन जो है वो सिडेटिव कैटेगरी को बिलोंग करता है एक्चुअली में, मतलब मॉर्फिन से नींद नहीं आएगी, नींद आती तब तो हिप्नोटिक है ना बच्चों। तो मॉर्फिन जो है बच्चों बहुत ही इफेक्टिव सिडेटिव है और पेन किलर है, पोस्ट सर्जरी पेन। अब मॉर्फिन बेटा आम भाषा में अफीन कहते हैं ना, मॉर्फिन हमें किससे मिलता है? एक प्लांट है बच्चों, पेपेवर सोमनीफेरम। उतनी बातें जितनी जरूरी बच्चों, मॉर्फिन जो एक प्लांट से मिलता है बच्चों, पेपेवर सोमनीफेरम।
आम भाषा में इसको पोपी प्लांट कहते हैं बेटा, पोस्ट का पौधा। उसमें जो पेपेवर सोमनीफेरम में पोपी जैसा स्ट्रक्चर आता है बच्चों, उससे लेटेक्स रिश्ता है, उस लेटेक्स से हमें मिलता है मॉर्फिन। तो आपको एनसीईआरटी की लाइन याद रखनी है, मॉर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम। और एनसीईआरटी में बच्चों जो है मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, और जो पेपेवर सोमनीफेरम है उस प्लांट का फोटो भी है, देखिए मैंने रखा है आपके सामने, पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं बच्चों। तो ये जो है ये पेपेवर सोमनीफेरम है बच्चों, उसमें आपको पोपी देखने को मिल रहा है, और उससे जो लेटेक्स रिश्ता है उससे हमें क्या मिलता है बच्चों, मॉर्फिन मिलता है। और ये मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर एनसीईआरटी। वापस बोल रहा हूं बच्चों, ड्रग्स दो टाइप के याद ही करना बच्चों, साइकोट्रोपिक, साइकोडेलिक। साइकोट्रोपिक के अंदर जो है, साइकोट्रोपिक में डिप्रेसेंट और स्टिमुलेंट। डिप्रेसेंट के अंदर ट्रैंक्विलाइजर, सिडेटिव, हिप्नोटिक्स, ओपियोइड्स। ओपियोइड्स के अंदर एमएससी, ऐसा कुछ। और मॉर्फिन के लिए बच्चों जो है दो लाइनें याद रखना कि मॉर्फिन जो है वो सिडेटिव कैटेगरी का जो है पेन किलर है, पोस्ट सर्जरी पेन में काम आता है, एंड इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट पेपेवर सोमनीफेरम, ऐसा कुछ। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, मॉर्फिन जो है ये तो नेचुरली मिल रहा है बच्चों, पर मॉर्फिन का जब हम एसिटाइलेशन कर देते हैं बच्चों, 2 बार एसिटाइलेशन, तो हमें क्या मिलेगा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। बेटा मॉर्फिन का जो है हमने एसिटाइलेशन कर दिया ना, तो क्या मिलेगा, डाई एसिटाइल मॉर्फिन। उसी को कहा जाता है बच्चों हेरोइन। हीरोइन नहीं है, हेरोइन है बच्चों, हेरोइन। यानी कि हमें पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट के पोपी के लेटेक्स से तो क्या मिला, मॉर्फिन। मॉर्फिन का जब हमने डाई एस्टाइलेशन कर दिया तो क्या बना, डाई एस्टाइल मॉर्फिन। इसी को कहा जाता है बच्चों हेरोइन। अब हेरोइन के बारे में जो है पहले तो अगर पूछा जाए हेरोइन क्या है, साइकोट्रोपिक, साइकोडेलिक, साइकोट्रोपिक। साइकोट्रोपिक में डिप्रेसेंट या स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट में ट्रैंक्विलाइजर, सिडेटिव, हिप्नोटिक या ओपियोइड, ओपियोइड, ऐसा कुछ। अब बेटा हेरोइन के बारे में जो है कुछ पॉइंट्स आपको याद होनी चाहिए। बेटा हेरोइन वाइट है, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन है, ऑर्डरलेस है, बिटर है, एस्टिज एनसीईआरटी। तो हेरोइन के बारे में ये बातें आपको याद होनी चाहिए बच्चों। बेटा हीरोइन है ना, हीरोइन है, और विदेशी हीरोइन है, बिल्कुल गोरी चिट्टी है। बेटा हिंदुस्तानी हीरोइन जो है ब्राउन स्किन मोस्टली मान लेते हैं, ये विदेशी हीरोइन है बच्चों, विदेशी हीरोइन है। और विदेशी हीरोइन है बिल्कुल वाइट है, कलरलेस है, विदेशी चमकदार है, क्रिस्टलाइन है, कोई बदबू नहीं आती है, समझिए, ऑर्डरलेस है, और थोड़ी कड़वी है, बात करोगे थप्पड़ मार देगी, एटीट्यूड से भरपूर है बच्चों। तो हेरोइन के बारे में बातें याद होनी चाहिए। हेरोइन याद रहेगा बच्चों, विदेशी हीरोइन है ना, गोरी चिट्टी है, बिल्कुल वाइट है, कलरलेस है, बेदाग है, ऑर्डरलेस है, बिटर है, क्रिस्टलाइन है, ऐसा कुछ। अब समझिएगा, एनसीईआरटी ने हेरोइन को लेकर एक लाइन लिखी बच्चों, हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक। ये एनसीईआरटी की लाइन है, पर ये लाइन गलत है बच्चों। एग्जाम में आ जाए तो सही मानना। बेटा हेरोइन के बारे में एनसीईआरटी क्या लिखती है, इसको कॉमनली स्मैक कहते हैं। एग्जाम में आ जाए बिल्कुल सही माननी है, पर स्मैक एक अलग चीज है बच्चों। जैसे आपने कहा नॉर्मली जो है स्मैक को तस्करी करने वाले पकड़े जाते हैं, उनको स्मैकची कहते हैं। बेटा हेरोइन बहुत महंगी है, आपको तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग याद रखना है। अगर ऐसा आ जाए हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, सही मान लेना। पर मैं आपको एक्चुअल चीज बताऊंगा तो सही ना बच्चों। एक्चुअल में क्या होता है, हेरोइन जो है विदेशी हीरोइन है, स्मैक जो है वो हिंदुस्तानी हीरोइन है, थोड़ी सस्ती हो जाएगी। तो ये क्या किया है एक्चुअली में, हेरोइन क्या है, डाई एस्टाइल मॉर्फिन, उसको HCl से जला दो, कलर थोड़ा सा ब्राउन कर दो ना, तो क्या बनेगा, डाई एस्टाइल मॉर्फिन हाइड्रोक्लोराइड। इसे कहा जाता है ब्राउन शुगर, यानी कि स्मैक। बेटा हेरोइन तो क्या है, डाई एस्टाइल मॉर्फिन, और डाई एस्टाइल मॉर्फिन को HCl से ट्रीट करते हैं तो बनती है ब्राउन शुगर यानी स्मैक। तो हेरोइन और स्मैक अलग चीज है बच्चों, और आप तो एनसीईआरटी याद रखना, हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, दैट्स इट। एक आता है बच्चों कोडिन। जैसा आपने समझा कोडिन क्या बच्चों, डिप्रेसेंट है। जैसा आपने बच्चों मार्केट में कफ सिरप आता है ना, ग्लाइकोडिन, तो ग्लाइकोडिन में क्या होता है, कोडिन डलता है, ये कफ को डिप्रेस करेगा, ऐसा कुछ। अब हम बात करते हैं बच्चों स्टिमुलेंट के बारे में। मुझे स्टिमुलेंट में याद ऐसे CC है, बस ऐसे याद है बच्चों, कैफीन, कोकेन और एम्फेटामाइन। कैफीन किस में मिलेगा बच्चों, टी, कॉफी, कोको कोला, इनके अंदर। देखा होगा चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, नींद भाग जाती है, उसमें कैफीन है बच्चों। और कैफीन क्या है, वो एक स्टिमुलेंट है बच्चों। कोकीन के बारे में सारी बातें एनसीईआरटी, वेरी इंपॉर्टेंट। कोकीन जो है बेटा, एक चीज याद रखना है, हेरोइन डिप्रेसेंट है, कोकेन स्टिमुलेंट है, अलग अलग कैटेगरी है बच्चों। अब कोकीन के बारे में कुछ बातें। कोकीन जो है बेटा, ये कोक प्लांट से मिलती है, एरिथ्रोजाइलम कोका, नेटिव टू साउथ अमेरिका। कोकीन इज कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रेक, ऐसा कुछ।
दो लाइनें याद रखना बच्चों, दो लाइनें याद रखना, दो लाइनें याद रखना। हेरोइन इज कॉमनली कॉल्ड एज स्मैक, गलत है पर सही मानना है। कोकेन इज कॉमनली कॉल्ड एज कोक और क्रैक, सही है तो सही मानेंगे। तो कोकेन जो है इसको कोक या क्रैक कहते हैं। बेटा कोकेन को यूजुअली स्नोट किया जाता है, नाक से खींचा जाता है, यूजुअली स्नोटेड। अब यहां से एक एसर्शन रीजन बनेगा बच्चों, हेरोइन तो डिप्रेसेंट है, कोकेन का स्टिमुलेंट है, पर बेटा कोकेन का बहुत ही पोटेंट स्टिमुलेटरी इफेक्ट है, भयंकर स्टिमुलेटरी इफेक्ट है बच्चों। मतलब इसको लेते हैं तुरंत स्टिमुलेटरी इफेक्ट। क्यों? क्योंकि बेटा ये डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है। इंटरफेयर से मतलब इनिबिट करता है। और नर्वस सिस्टम को सोचिए, डोपामिन इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनिबिट करने वाले को इनिबिट करेगा तो स्टिमुलेटरी इफेक्ट आ जाएगा ना बच्चों। तो पॉइंट ध्यान रखना, इसका कोकेन का स्टिमुलेटरी इफेक्ट है सीएनएस पर, और ये बेटा यूफोरिया भी देगा, इंक्रीज एनर्जी, स्टिमुलेंट है ना बच्चों। और अगर पूछा जाए इसका सीएनएस पर पोटेंट स्टिमुलेटरी इफेक्ट क्यों है, तो रीजन जाएगा इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर। तो यहां से ये असर्शन हो जाएगा, ये रीजन हो जाएगा ऐसा कुछ। वैसे कोकेन जो है ना बच्चों स्टिमुलेंट है, पर अगर इसकी एक्सेस में अगर डोज ले लें तो फिर वो भ्रम पैदा कर सकता है, हेलुसिनेशन, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, एनसीईआरटी का पॉइंट। एक आता है बच्चों एम्फिटेमाइंस, मैं बताने के लिए बता देता हूं बेटा, ये जो है इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो है स्टिमुलेटरी इफेक्ट है। बेटा एम्फिटेमाइंस को जो है पेप पिल्स कहते हैं, सुपरमैन पिल्स कहते हैं। बेटा ये भी तो स्टिमुलेंट है ना, सुपरमैन बना देंगे, एक गोली खा लो सुपरमैन बन जाओ, ना भूख लगेगी, ना नींद आएगी, ना थकावट होगी, दैट्स इट। मैंने लिखा है बच्चों नो फटिग, ना तो थकोगे, ना जो भूख लगेगी, और नींद भी नहीं आएगी, इंसोम्निया, सुपरमैन बन जाओगे, वो है एम्फिटेमाइन। और ऐसा क्यों है बच्चों? एम्फिटेमाइंस आर द सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एड्रेनलिन, लिखा है मैंने बेटा, और याद है एनालॉगस ऑर्गन सेम फंक्शन। तो एम्फिटेमाइन जो बेटा आर्टिफिशियल है, और ये एड्रेनलिन का एनालॉगस हो गया ना, ऐसा कुछ। कोशिश कीजिए सीक्वेंस याद हो जाए, वापस बोल रहा हूँ। ड्रग्स दो टाइप के, मुझे याद है बच्चों, आपको याद करना है। ड्रग्स दो टाइप के, साइकोट्रोपिक, साइकोडेलिक, पहले पढ़ रहे हैं साइकोट्रोपिक, उसमें डिप्रेसेंट, स्टिमुलेंट पहले पढ़ रहे हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट के अंदर जो है टीएसएच, ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव, हिप्नोटिक, ओपियोइड्स, ओपियोइड्स के अंदर एमएससी, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडिन, फिर आता है स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट के अंदर सीसी है, दैट्स इट, कैफीन, कोकेन और एम्फिटेमाइन। अब बात करते हैं बच्चों साइकोडेलिक ड्रग्स, समझिएगा। जो साइकोडेलिक होते हैं ना बच्चों, इनको कहते हैं विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग। ये विजन प्रोड्यूस करते हैं बच्चों, जो है नहीं वो भी दिखने लग जाता है, यानी बेटा ये भ्रम पैदा करते हैं, हेलुसिनेशन करवाते हैं बच्चों, हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स हैं बच्चों। और हेलुसिनेशन दो तरह का होता है, विजुअल और ऑडियो। मम्मी पापा घर से गए हुए हैं, बैठकर आराम से एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, उधर पर्दा हिला तो ऐसा लगा कोई है नहीं, आपको ऐसा लग रहा है हेलुसिनेशन। बैठकर पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है छत पर जो है कोई चल रहा है, आमी जय तुम्हार छन छन छन, कोई नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है हेलुसिनेशन है, दैट्स इट। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ड्रग्स जो कि हेलुसिनेशन पैदा करते हैं बच्चों, उनको हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स कहा जाता है, साइकोडेलिक। बस अब सीधे याद रखना बच्चों, इसमें जो है एलएसडी, वेरी पोटेंट हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट। एलएसडी लेंगे अलग ही दुनिया में चले जाएंगे बच्चों, भयंकर भ्रम पैदा करेगा, भयंकर भ्रम। एलएसडी धतुरा है, एनसीईआरटी में धतुरे का फोटो भी बच्चों बहुत साल पहले एएफएमडी में आ चुका है, आपको दिखा देता हूं। एनसीईआरटी में धतुरे का फोटो भी है, फ्लावरिंग ब्रांच ऑफ धतुरा, ऐसा कुछ। एक जो बच्चों एट्रोपा बेलाडोना बता दिया, वैसे आई ड्रॉप बनाने में काम आता है ना, ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग आई ड्रॉप, पर ठीक है ज्यादा ही यूज कर लेंगे फिर तो चांद दिख जाएगा ना बच्चों, हेलुसिनेशन ऐसा कुछ। और एक आते हैं बच्चों कैनाबिनॉइड्स, ध्यान रखना कैनाबिनॉइड्स जो है वो हेलुसिनोजेंस है बच्चों। अब कैनाबिनॉइड्स के बारे में कुछ बातें, ये बेटा हमको कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है उसके इन्फ्लोरेंस से मिलते हैं। और है ना कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर्स हैं प्रिंसिपली कहाँ मिलते हैं, ब्रेन में। याद रखना बच्चों नेवर इंजेक्टेबल, जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं उनको कभी भी इंजेक्शन से नहीं लिया जाता है, याद ही करना बच्चों। और कैनाबिनॉइड्स के अंदर कौन कौन आते हैं, चरस है, हशीश है, मैंने स्लैश करके लिखा है, इसका मतलब चरस को ही हशीश नहीं कहते हैं, एनसीईआरटी में चरस कॉमा हशीश लिखा हुआ है, ऐसा कुछ। तो चरस एक अलग चीज है, हशीश एक अलग चीज है, मैरीहुआना है, भांग है, गांजा है। आगे जो बातें लिखी हुई हैं याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। यानी कैनाबिस सटाइवा के पूरे एक्सट्रैक्ट से चरस मिलता है, उसके फीमेल प्लांट से ये मिलता है, ऐसा कुछ है। और बाकी एनसीईआरटी का पॉइंट याद रखना बच्चों, जो कैनाबिनॉइड्स हैं उनका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इफेक्ट है, और जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो इनको एब्यूज कर रहे हैं, दैट्स इट। बेटा ड्रग्स का फ्लो चार्ट याद करना है आपको, वापस बोल रहा हूँ, ड्रग्स साइकोट्रोपिक, साइकोडेलिक, थोड़ा याद कीजिए ना बच्चों, साइकोट्रोपिक, साइकोडेलिक।
साइकोट्रोपिक के अंदर डिप्रेसेंट स्टिमुलेंट, डिप्रेसेंट के अंदर जो है ट्रैंक्विलाइजर, सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स, ओपियोट्स, ओपियोट्स में एमएससी, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडिन, स्टिमुलेंट के अंदर सीसीए, कैफीन, कोकीन और एम्फेटामाइन। फिर जो है साइकोडेलिक, इसमें याद कीजिए बच्चों, एक एट्रोपा बेलाडोना है, एक एलएसडी, एक धतूरा है, एक हो जाएंगे कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स के अंदर जो है चरस, हशीश, गांजा है, मैरीहुआना है। ये सब कुछ बातें हमने डिस्कस करी बच्चों। मुझे उम्मीद है ये जो फ्लो चार्ट है ये मेन एग्जाम का क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों। दैट्स इट। तो यहाँ पे बच्चों हम अल्कोहल की बात कर चुके हैं, तंबाकू की बात कर चुके हैं और ड्रग्स की बात कर चुके हैं। ये बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की लास्ट स्लाइड है, बहुत ही आसान स्लाइड है बच्चों। दैट्स इट, चैप्टर खत्म। मैंने क्या किया बच्चों, एनसीईआरटी के मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, ये सब एनसीईआरटी के शब्द है बच्चों, एनसीईआरटी के। और आप एनसीईआरटी की थ्योरी को अलग से पढ़ेंगे से बच्चों ना। तो हम जो है ड्रग्स की बात कर चुके हैं, अल्कोहल की बात कर चुके हैं, तंबाकू की बात कर चुके हैं बच्चों। अब लास्ट में हम बात करते हैं एडोलेसेंस के बारे में। एडोलेसेंस समझिए, 12 से 18 साल की जो उम्र होती है ना बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आप उसको या तो क्रॉस कर गए होंगे या उसके क्रॉस करने के वर्ज पर होंगे बच्चों। आप 12 साल के तो नहीं होंगे, जाहिर सी बात है, या तो आप 18 के नजदीक होंगे या उसको क्रॉस कर गए होंगे। तो आप जो है बच्चों बहुत डिसिप्लिन के साथ इसको सुनिए, आपके लिए तो इंपॉर्टेंट लेक्चर है ना। अब मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं बच्चों, एडोलेसेंस। व्हाट इज एडोलेसेंस? 12 से 18 साल की जो उम्र होती है ना बच्चों, टेस्ट में ध्यान से पढ़ना। ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चों से मैं गलती करवा देता हूँ, मतलब मैं पूछता हूँ एडोलेसेंस क्या है, पहला ऑप्शन 12 से 18 सेकंड टिक कर देते हैं, बाद में घर आके देखते हैं आइला सेकंड लिखा हुआ है, गलत हो गया ना। हड़बड़ी नहीं बच्चों है ना, आराम से पढ़ने। तो एडोलेसेंस क्या है बच्चों? 12 से 18 साल की जो उम्र है ना, ये जो पीरियड है इसको एडोलेसेंस कहते हैं। या फिर एडोलेसेंस वो प्रोसेस को भी कहते हैं जिससे हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी में दोनों लिखे हुए हैं, व्हाट इज एडोलेसेंस, ये पीरियड भी है और प्रोसेस भी है बच्चों। यही समझिए, इधर जो है चाइल्डहुड आ गया, इधर जो है 12 से 18 साल, इधर एडल्टहुड है। तो 12 से 18 साल की जो उम्र है बच्चों, इसको एडोलेसेंस कहते हैं। और चाइल्डहुड से एडल्टहुड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को भी बच्चों एडोलेसेंस कहते हैं। दैट्स इट। तो ये समझ में आ रहा है बच्चों, एडोलेसेंस क्या है? ये जो है 12 से 18 साल का पीरियड भी है। और ये जो है बच्चों, ये उस प्रोसेस को भी कहते हैं जिससे हम जो हैं हम चाइल्डहुड से एडोलेसेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी मैं कह सकता हूं बच्चों कि एडोलेसेंस क्या है, ये वो ब्रिज है जो चाइल्डहुड और एडल्टहुड को लिंक करेगा। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, इट इज अ लिंकिंग ब्रिज बिटवीन द चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। अब इस समय बच्चों बॉडी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, क्योंकि इसी में कहीं ना कहीं बच्चों प्यूबर्टी भी तो आ रही है ना। जैसे लड़कियों में 11 से 14 साल के आसपास, लड़कों में 12 से 15 साल के आसपास। और प्यूबर्टी पर जो है बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं बच्चों। जीएनआरए चाहता है, थोड़ा आइडिया है, एफएसएचएलए चाहते हैं, गैमेटोजेनेसिस होने लग जाते हैं। ये समझ में आ रहा है बच्चों? एक चीज समझिए, ये बहुत ही वल्नरेबल फेज है। एनसीईआरटी का वर्ड है बच्चों वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है प्रोन टू डैमेज, मतलब जिसको बहुत आसानी से डैमेज पहुंचाया जा सकता है। ये उम्र है ना बच्चों, ऐसी उम्र है किसी की बात जो है दिल पे लग जाती है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो हमें ऐसा लगता है पेरेंट्स की हमारी बात दिल पर लग जाए तो ज़्यादा बढ़िया बच्चों। मतलब वो अंदाज नहीं कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, अगर वो अंदाज भी है तो इंतकाम का मतलब माँ तक जाना होना चाहिए बच्चों। बाकी ये बहुत ही वल्नरेबल फेज है बच्चों, एनसीईआरटी का वर्ड है। अब एक चीज़ समझिए, ये इतनी वल्नरेबल फेज है बच्चों कि इसलिए इसी फेज में जो बच्चे होते हैं ना, वो ड्रग, अल्कोहल और तंबाकू के जो हैं एडिक्शन और डिपेंडेंस में, उसके मायाजाल में फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं। एनसीईआरटी कहती है बच्चों कि ये इतनी वल्नरेबल फेज है, तो इसलिए इसी फेज का जो बच्चा होता है ना बच्चों, एडोलेसेंस वाला, वो ड्रग, अल्कोहल और तंबाकू के जो हैं डिपेंडेंस और एडिक्शन वाले मायाजाल में आसानी से जा सकता है।
अब वो कैसे जा सकता है, मतलब इस फेज में वो ऐसा क्यों कर लेता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। जैसे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं बच्चों। एडवर्टीजमेंट, मैंने एनसीईआरटी के कीवर्ड्स उठा लिए हैं, बाकी आप एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। जैसे एडवर्टीजमेंट है ना, आजकल तो एडवर्टीजमेंट का बहुत बुरा असर है। बच्चे ने देखा वो जो है केजीएफ मूवी देखने गया है, उसने देखा कि स्क्रीन पर जो है रॉकी भाई आए, बड़ी सी बंदूक लेकर आए, बड़ी माँ, उन्होंने जो है पुलिस स्टेशन को धुआं धुआं कर दिया, बंदूक का आगे वाला पोर्शन एकदम गर्म हो गया, उसी से उन्होंने अपनी सिगरेट जला ली और पब्लिक ने जो है तारीफ कर दी भयंकर। तो लड़के को लगा कि जब इसके लिए ताली बज सकती है तो मेरे लिए बजेगी, तो उसने स्मोकिंग शुरू कर दी। दैट्स इट, मैं आपको समझा रहा हूँ बस बच्चों, एग्जाम्पल है ना। यानी कि एडवर्टीजमेंट का जो है बहुत इफेक्ट पड़ता है इस उम्र में, और इसलिए फिर वो ड्रग एल्कोहल इनके जो है मिसयूज की तरफ बढ़ जाता है। ऐसा कुछ एक बच्चा लिख रहा है बोलो जुबान केसरी। नहीं अजय देवगन भैया, मैं आपको ये नहीं समझाना चाह रहा हूं, तो आपको समझ आ रहा है। एडवर्टीजमेंट, एक्साइटमेंट, एडवेंचर, बेटा समझिए ना, ये उम्र ऐसी होती है ना, हर चीज जो है वो चाहता है। क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ता रहता हूँ, तो जीवन में कुछ रोमांच होना चाहिए। तो चल भाई, चल एक काम करते हैं, चरस फूक कर आते हैं। उम्र ऐसी है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। चल भाई चरस फूक कर आते हैं, थोड़ा जो है रोमांच आ जाएगा। ये कौन सा तरीका रोमांच का, नीट में 720 लाकर देखो, उससे बड़ा रोमांच कुछ नहीं है बच्चों। तो ये भी समझ में आ रहा है। हालांकि इस उम्र के बच्चे को इन सब चीज़ों में एक्साइटमेंट लगता है, एडवेंचर है, क्यूरियोसिटी ना बच्चों, हर चीज़ जानना चाहता है। मतलब जो सिलेबस में है वो नहीं, सिलेबस के बाहर की बातें भी तो जानना चाहता है वो। उम्र ऐसी है ना, हर चीज़ जानना चाहता है। जैसे बच्चे ने देखा कि मेरे घर में पापा मम्मी में जो है झगड़ा होता है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बच्चों के सामने जो है वैसा ही बिहेव करें जैसा आप चाहते हैं कि वो आपके सामने बिहेव करें। और बच्चा देखता है, बचपन से देखता आ रहा है कि मेरे पापा मम्मी झगड़ा करते हैं, पर हर दिन रात में जो है झगड़ा करते समय मेरे पिताजी किसी बोतल में से कुछ निकाल कर पी लेते हैं, उसके बाद बिल्कुल सेट हो जाते हैं, खुश हो जाता है ये आदमी, ये मम्मी से फिर झगड़ा ही नहीं करता है। तो बच्चे में क्यूरियोसिटी बढ़ने लगी कि ऐसा क्या पीता है ये आदमी। तो किसी दिन पिताजी नहीं होंगे तो बच्चा पीने लग जाएगा। क्यूरियोसिटी ना बच्चों, क्यूरियोसिटी, वो जानना चाहता है। ऐसा कुछ। एक लिख रहा है दाने दाने में कैंसर का दम। लिखी बात तो सही है बेटा, दाने दाने में केसर का दम नहीं, दाने दाने में कैंसर का दम, बिल्कुल सही बात है। ऐसा कुछ। एक आता बच्चों फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, आजाद महसूस करता है ना अपने आप को। जैसे कि जो है घर से बाहर निकल के बच्चों, तो उसका लगता है कि अब कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं, पेरेंट्स है नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, तो चलो ठीक है कुछ तूफानी करते हैं। ये कौन सा तरीका है तूफानी करने का। वैसे एमजे सर से अगर पूछा जाए ना बच्चों कि सही मायने में आज़ादी का, इंडिपेंड होने का क्या मतलब है, तो मैं आपको बता दूंगा बच्चों। आपके आज़ाद होने का मतलब ये नहीं है कि आप पेरेंट्स से आज़ाद हो जाए। आपके आज़ाद होने का मतलब है आपके पेरेंट्स आपकी चिंता से आज़ाद हो जाएं। शायद आप समझ पाए बच्चों। बच्चे जो है माँ बाप से दूर हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है हम पेरेंट्स से आज़ाद हो गए। ये आज़ादी थोड़ना बच्चों। 24 घंटे माँ बाप को जो है अपने पेरेंट्स की, 24 घंटे माँ बाप को जो है अपने बच्चों की चिंता सताती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी वहाँ दूर सही है या नहीं है, उसने खाना खाया नहीं खाया। तो आप सही मायने में आज़ाद थोड़ी ना बच्चों। यानी कि माँ बाप से आज़ाद होना वो आज़ादी नहीं है, आप उनको अपनी चिंता से आज़ाद कर दो ना, वो है आज़ादी। कि हम इतने समझदार हो जाएं कि पेरेंट्स को हमारी चिंता ना रहे कि नहीं यार जो भी होगा बच्चा संभाल लेगा। ये होता है बच्चों सही मायने में आज़ादी। पर ठीक है, उम्र ऐसी ना बच्चों, वल्नरेबल फेज है। यहाँ तो आज़ादी महसूस होती है, उसका ऐसा लगता है कोई रोक टोक नहीं है, चलो जो है हम ड्रग्स कर लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, ऐसा कुछ। पीयर प्रेशर, यहाँ पीयर का मतलब है अपने साथी, कलीग्स। और यहाँ पर जो है पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार जो अपने दोस्तों के दबाव में आके से कर लेते हैं, क्या बात कर रहा है, अरे देख वो तेरी बंदी देख रही है, जो जल्दी से एक सुट्टा मार ले तो थोड़ा कूल लगेगा। कूल नहीं, ब्लडी फूल लगेगा। ये भी एनसीईआरटी का वर्ड है, मैं टाइम पास के लिए कुछ नहीं बोलता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इस उम्र के बच्चे कई बार अपने दोस्तों के सामने, पीयर के सामने कूल दिखने के चक्कर में जो है इन चीज़ों को यूज़ करने लग जाते हैं, ऐसा कुछ। तो ये मैंने आपको समझा दिया, यानी दोस्तों के दबाव में जो है कई बार ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। अब यहाँ लिखा हो बच्चों कि ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के क्या इफेक्ट आते हैं, पूरा एनसीईआरटी बच्चों। ड्रग और अल्कोहल अब्यूज के क्या इफेक्ट आते हैं। सही बात लिख रही है शुभ कुमार ने, बहुत अच्छी बात लिखी है कि आपकी हर क्लास जो है वो एमजे टॉक से कम नहीं है। सच्चाई है ये। याद कीजिए मैंने पहले एमजे टॉक शुरू किया था आपके लिए, फिर बाद में ऐसा लगा उसकी ज़रूरत ही कहाँ है। सोच में होना चाहिए एमजे टॉक्स।
एमजे सर को देखते ही पता चल जाना चाहिए कि यार मोटिवेशन चल रहा है, इधर इधर डिसिप्लिन चल रहा है, इधर माँ तक जाने के लिए मेहनत चल रही है। तो मुझे आपको अलग से ज्ञान देने की जरूरत नहीं बच्चों। अभी देखिए इतना इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूँ, मुस्कुराहट के साथ समझा रहा हूँ। यही तो एमजे टॉक्स है ना बच्चों। अब समझिए ड्रग और एल्कोहल अब्यूज के क्या इफेक्ट आ सकते हैं। एक लिखा हुआ है इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट, बेटा ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। मतलब वो इफेक्ट जो जल्दी आ जाते हैं, और कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, यानी फार रीचिंग इम्प्लीकेशन। अब सोचिए ड्रग एल्कोहल अब्यूज के जो इमीडिएट इफेक्ट्स है वो क्या है। रेकलेस बिहेवियर। रेकलेस का मतलब समझ में आ रहा है बच्चों। रेकलेस का मतलब बिल्कुल लापरवाह हो जाएगा ना, केयरलेस हो जाएगा, केयरफ्री, क्योंकि वो नशा कर रहा है, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो उसको मतलब ही नहीं है ना कि पेरेंट्स का क्या होगा। हमें तो मोटरसाइकिल मिल गई है, अब हम 150 की स्पीड पे चलाएंगे, मर जाएंगे मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माँ बाप के बारे में सोचना नहीं है, नशा कर रहा है ना। तो रेकलेस बिहेवियर हो जाता है, बिल्कुल केयर फ्री। उम्र ऐसी है, ऐसा कुछ। वैंडलिज्म, बर्बरता, वायलेंस, उसमें 24 घंटे जो है खून सवार रहेगा, ऐसा कुछ। खून सवार रहेगा ना। वायलेंस 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 आई डोंट लाइक, आई अवॉइड, बट वायलेंस लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। लड़के ने पिक्चर देख रखी है ना, तो दिमाग में वही चल रहा है ना, रॉकी भाई चल रहे हैं दिमाग में। तो वायलेंस, ऐसा कुछ। उसने आपसे पैसे मांगे, आपने उधार दे दिए, जब आप वापस मांगोगे थप्पड़ मार देगा, वायलेंस। ये भी समझ में आ रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, अगर मान लो ड्रग्स का कॉम्बिनेशन करेगा, कॉकटेल बनाना ना भाई को, एडवेंचर कुछ तूफानी करना है, भाई कॉकटेल बनाएंगे, मिक्स करेंगे। सिर्फ वोडका से काम नहीं चल रहा, इसमें जो है रम भी मिलाओ, इसमें विस्की मिलाओ, कॉम्बिनेशन। और जब कॉम्बिनेशन बनाएगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगी ना। और ओवरडोज है तो उसकी वजह से हार्ट फेलियर है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, सेरिब्रल हेमिजेज। फार रीचिंग इम्प्लीकेशन क्या है बच्चों, मतलब इसके दूरगामी परिणाम क्या है, इसके दूरगामी परिणाम क्या है। मनी स्टीलिंग। मैं आपको एक चीज समझा दूं बच्चों, ये जो चीजें होती है ना ड्रग्स वगैरह, शुरुआत में आपको बहुत सस्ते मिलेंगे, पर इनसे बचना बच्चों। एक बच्चा लिख रहा है, सब पटना से आपको प्यार है, पटना को, पूरे बिहार को हम नमन करते हैं, मैं तो रहा भी हूँ वहां पर 3 साल। एक बात अच्छी लिखी है साहिल ने, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, बिल्कुल सही बात है। स्पीड से थ्रिल तो मिलता है, और स्पीड मारती भी तो है ना। बेटा ये जो नशे के सामान होते हैं ना, शुरुआत में फ्री में मिल जाएंगे भले से आपको, क्योंकि उस देने वाले को पता है कि ये फिर से मुझसे मांगने आएगा, और जब मांगने आएगा तब पैसे मांग लूंगा ना। हर कोई हमारे पेरेंट्स होना है, तो इसलिए क्या होगा, वो जो है फिर पैसे चुराएगा ना, क्योंकि उसको ड्रग चाहिए, उसको वो चीज़ खरीदनी है, तो पैसे चुराएगा, दोस्तों से उधार मांगेगा, पेरेंट्स से मांगेगा, फिर जो है पेरेंट्स जो हैं वो परेशान हो जाएंगे, पूरा परिवार जो है वो फाइनेंशियल बोझ की तरह दबने लग जाएगा। ये जो है फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है बच्चों, ऐसा कुछ। पूरा परिवार फाइनेंशियल डिस्ट्रेस। एक चीज़ समझिए, इस उम्र का बच्चा ना ज़्यादा समझ भी नहीं है ना, इंट्रावीनस ड्रग्स, 5-6 दोस्त बैठ गए हैं, गरीब नशेड़ी हैं, एक ही सुई से जो है होके जा रहे हैं एक दूसरे को। और कोई भी अगर मान लो HIV इन्फेक्टेड निकला, या हेपेटाइटिस बी वाला, तो यहाँ पर बैठे बैठे जो है वो इन्फेक्शन लेकर आ जाएगा ना, ऐसा कुछ। एल्कोहल की वजह से मैंने आपको बता दिया लीवर सिरोसिस हो रहा है। आजकल बॉडी बनाने का जोश चढ़ रहा है कि हाँ यार मुझे तो सांड बनना है, स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए ना, दैट्स इट। क्योंकि बेटा ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं ना, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, वो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाते हैं। क्योंकि याद कीजिए एंडोक्राइन सिस्टम में लिखा हुआ है, टेस्टोस्टेरोन का जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर एनाबॉलिक इफेक्ट है। और टेस्टोस्टेरोन की वजह से नुकसान भी तो है बच्चों। टेस्टोस्टेरोन की वजह से एग्रेसिव बिहेवियर आ जाएगा, एक्ने हो जाएंगे, चेहरे पर फुंसियाँ होने लग जाएंगे, ऐसा कुछ। तो इसलिए जो है एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स की वजह से साइड इफेक्ट है, एक्ने है, एग्रेसिवनेस है, मूड स्विंग हो जाएंगे, डिप्रेशन में चल जाएगा, ऐसा कुछ। अब लास्ट में है बच्चों, प्रिवेंशन इज कंट्रोल। मैं तो आपसे बस यही कहना चाहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये हमने एड्स में बात की थी बच्चों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव जो है वही उपचार से बढ़िया है, क्योंकि उपचार ऐसा सच कुछ है नहीं बच्चों। यहाँ पर मेन उपचार क्या है, विल पावर। अगर बाहर आना है ना बच्चों, तो विल पावर ही जो है ना वही उपचार है। एक विल पावर होगी तो शायद हम एडिक्शन डिपेंडेंस से बाहर आ जाएंगे, ऐसा कुछ। बाकी फिर भी जो है अगर पता चल जाए कि कोई ड्रग या अल्कोहल तंबाकू एब्यूज में फंसा हुआ है, तो हम कैसे उसकी हेल्प कर सकते हैं। अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। एनसीईआरटी के वर्ड है बच्चों, ये सारे एनसीईआरटी के हैं, पर ठीक है आप डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ लेना। और यहाँ पर एनसीईआरटी पेरेंट्स के बारे में लिखती है कि पेरेंट्स को अपने बच्चों पर उनके दोस्तों के नाम का प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि वो देख गुप्ता जी का बेटा तो पहले साल में सेलेक्ट हो गया, तो 2 साल से जो है ड्रॉप ले रहा है, ऐसी बातें बच्चों से नहीं करनी चाहिए। बच्चा डिप्रेशन में आ जाएगा ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा।
और वल्नरेबल फेज है, फिर किसी और ने अगर पुचकार लिया तो उससे लगाव हो जाएगा, और वो अगर जहर भी देगा तो जहर खाने को तैयार हो जाएगा ना। ऐसा कुछ। एक बच्चा लिख रहा है मुझे तो आपकी क्लास को पढ़ने का नशा है। थैंक यू सो मच मयंक। तो यहाँ पर पेरेंट्स का रोल है कि ज़बरदस्ती अपने बच्चों पर उनके दोस्तों का प्रेशर ना डालें, उनके पीयर का प्रेशर अवॉइड करें। आपका बच्चा जो करना चाहता है उसे करने दें, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। उसका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जाने दें। हर बच्चा नीट क्रैक करे, जेई क्रैक करे, वो ज़रूरी तो नहीं है ना बच्चों, ज़रूरी तो नहीं है ना। उसका जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, वो स्पोर्ट्स में जाना चाहता है उसे जाने दें, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है उसे बनने दें। अगर आप ऐसा करेंगे वो बच्चा खुश रहेगा ना, खुश रहेगा तो वो ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ेगा। ऐसा कुछ। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और काउंसलिंग। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपको पता है सिगरेट स्मोकिंग से एम्फाइसीमा होगा, प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको एजुकेशन है तो शायद आप नहीं करोगे ना, दैट्स इट। तो एजुकेशन जो है वो भी एक तरह का बचाव तो हो ही सकता है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर। यहाँ पेरेंट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल मैं दोस्तों का मानता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स बाद में पहुँचते हैं, पहले दोस्त पहुँचते हैं। और लाइफ में एक अच्छा दोस्त तो बनाइए ना बच्चों। और ऐसा नहीं कि सर मैं चरस फूकता हूँ, मेरा दोस्त तो मुझसे बड़ा चरसी है, ऐसे नहीं। दोस्त अच्छे बनाइए। पेरेंट्स नहीं चुन सकते हैं, दोस्त तो चुन सकते हैं आप। तो दोस्त बढ़िया सुनिए, पेरेंट्स बढ़िया मिले ही हैं। ऐसा कुछ। फिर एक लिखा है लुकिंग फॉर डेंजर साइन। एक चीज़ समझिए बच्चों, एनसीईआरटी का पॉइंट है, कोई भी इस उम्र का बच्चा जब ऐसी चीज़ों में फंस जाता है तो कुछ ना कुछ डेंजर साइन तो आते हैं बच्चों। बस समय आता है उन चीज़ को देखने का। जैसे मान लेते हैं उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अचानक से ड्रॉप हो जाए। एक कमज़ोर बच्चा बढ़िया मार्क्स तक लेकर आए, उसके लिए मेहनत लगेगी, पर एक अच्छा बच्चे की परफॉर्मेंस अचानक से ड्रॉप हो जाए, वो बात समझ में नहीं आती है। सोचो किसी के जो है हर टेस्ट में 650 आ रहे हैं, अचानक से 200 आ जाए, हम तो नहीं मानते, क्योंकि ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि वो अचानक से डफर हो गया। नहीं, हो सकता है वो नशे कर रहा है तो पढ़ाई नहीं कर रहा है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है अगर एकेडमिक परफॉर्मेंस अचानक से किसी की ड्रॉप हो जाए तो शायद ये एक साइन है कि वो ऐसी किसी चीज़ में उलझा हुआ है। वो अपनी हाइजीन बिगाड़ लेगा ना। पहले डेली नहाता था, नहाती थी, मंदिर जाता था, जाती थी, पूजा करता था, सब बेकार हो गया। तो अब नशा करके पड़ा हुआ है तो उसको सुध ही नहीं है कि मुझे नहाना भी है, अपनी हाइजीन बिगाड़ लेगा। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, हाइजीन बिगाड़ लेगा, डिप्रेशन में रहने लग जाएगा, अकेले में रहने लगेगा। क्योंकि पहले जो है सबके साथ रहता था, बर्थडे पार्टीज में आता था, अब आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके सामने नशा नहीं कर सकता ना, उसको अकेले में रहना है, दैट्स इट। ये सब बातें बच्चों एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, ये भी आपको समझ में आ रहा है। और लास्ट में सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प, जैसे कि जो है नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, फिर वहाँ पर जाकर जो है हम प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ। तो बच्चों दिस इज़ द एंड ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए, मेरे लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मेरे बच्चों को मेरा टॉपिक समझ में आया नहीं आया। बाकी आप रिवाइज करेंगे, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो मुझे इतना बता दीजिए, आपको टॉपिक समझ में आया है तो यस लिख दीजिए, नहीं आया है तो नो लिख दीजिए बच्चों, है ना। सौरभ लिख रहा है प्यार है पिंक सिटी से जयपुर। जयपुर तो बहुत आना जाना होता है बेटा। बहुत क्लियर कहता हूँ मैं, कॉन्फिडेंस है। मेरी क्लास में अगर समझ में नहीं आया ना तो आप आत्मा ले ऐसे बच्चों, क्योंकि आपकी आत्मा जानती है सर मेहनत तो करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आप मेहनत नहीं करेंगे तो वो एक अलग चीज़ है ना बच्चों। हम कमी नहीं छोड़ेंगे, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, दैट्स इट। एक बच्चा लिख रहा है रियली स्टार, एक लिख रहा है लव यू सर, लव यू टू बेटा जी। तो यहाँ पर बच्चों ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है, मतलब इसका मतलब ये बच्चों आपके माइनर टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, और आप क्लास नहीं छोड़ना बच्चों, क्योंकि जूलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम शुरू करेंगे अगली क्लास में, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, दैट्स इट। एक लिख रहा है सर जो मज़ा आपकी क्लास में है वो कहीं और नहीं है। तो आपको 100 में आना चाहिए। मैं शुरुआत में आपको जो बोलता हूँ ना कि स्वागत है आपका इन द मैजिकल लेक्चर ऑफ एमजे स्टार सर, शायद उसका मतलब 100 में आने लगा होगा, मतलब 100 में आ रहा होगा बच्चों, दैट्स इट। बाकी बच्चों इस पोर्शन को आप एनसीईआरटी से रिवाइज करना, ये सारे कीवर्ड्स मैंने लिखे हैं, ये सब जो है एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे बच्चों ना।
तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। आप रिवाइज कीजिए, मुस्कुराते रहिए। अगली क्लास में मैं आपके सामने फिर से एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर जुड़ूंगा, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव जनन। थैंक यू सो मच बच्चों।